हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमी पॉइंट। स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने एक ब्रांड न्यू चैप्टर को। ब्रांड न्यू चैप्टर बोलूं या फिर मैं बोलूं ब्रांड न्यू बुक को, जो कि है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बच्चे दो टर्म आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, एक है एनालिसिस, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस। तो यहां पर आकर के आप मानिए तो आप बनने वाले हैं फाइनेंशियल डॉक्टर। यस, मैं आपको डॉक्टर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे डॉक्टर होता है और हमारे वो सीटी स्कैन के एमआरआईज को देखता है और उसको देख करके एनालिसिस करता है, आप देखते होंगे, ऊपर उठाता है और उसके पूरे के पूरे नेगेटिव्स को देखता है और कहता है हाँ जी आपको ये प्रॉब्लम है, या ये सब चीज ठीक चल रहा है, या आपके पेट में ये प्रॉब्लम नहीं है, जब वो आपका एक्सरेज वगैरह देखता है। सिमिलरली हमें अब फाइनेंशियल डॉक्टर बनना है इस बुक के साथ, इस अपने चैप्टर्स के साथ और ये अपने पूरे सिलेबस के साथ, जो कि हम लोग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास अब होगा कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हम एज अ फाइनेंशियल डॉक्टर उसे देखेंगे और देख करके बोलेंगे अच्छा कंपनी के हालात अच्छे चल रहे हैं या कंपनी की स्थिति बुरी चल रही है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये सारी चीज हम लोग बोलेंगे बच्चे। यानी हम लोग जैसे ही अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो हम लोग बन रहे हैं फाइनेंशियल डॉक्टर। तो आप महसूस कर सकते हैं कि अब आप डॉक्टर बन करके ये पढ़ाई पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। लेकिन अब बात आती है कि सर हम डॉक्टर तो बन रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या सर, वो तो बता दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे, तब तक उसकी डिटेल्ड एनालिसिस कैसे करेंगे। यस, बिल्कुल आपके दिमाग में जो बात चल रही है उसी के ऊपर फोकस है कि हम लोग को अपनी मेजर अंडरस्टैंडिंग जो बनानी पड़ेगी बच्चे, वो होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आती है तो बचपन से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो। जब आप क्लास 11th के अंदर गए तो आपने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप ट्रेडिंग, पीएल, फिर बैलेंस शीट वगैरह बनाया करते थे, जो कि सोल प्रोप्राइटर का होता था। यस सर, देखा हमने। जब आप क्लास 12th के अंदर जैसे ही आपने एंटर करा तब आपने पार्टनरशिप के अंदर भी वही देखा कि आपको ट्रेडिंग, पीएल, पीएनएल, एप्रोप्रिएशंस एंड देन बैलेंस शीट। बिल्कुल सर, उसके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों ने देखे। हम लोगों ने एक और पार्ट पढ़ा अपना, जिसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की पढ़ाई करी। उसके अंदर भी हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा। क्या देखा उसके अंदर सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट, सर उसके अंदर भी देखा। तो सर क्या उन्हीं के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करने? नहीं, जो हमारे सिलेबस में है, ध्यान से सुनिए मैं बोल रहा हूं नहीं, क्योंकि अब जो हमें करने हैं एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो एनालिसिस है बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। यस, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अब हम लोग को पीएचडी बनानी है अपनी, उसके ऊपर पूरा रिसर्च वर्क स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें अपने आप को प्रचंड विद्वान बनाना है। क्योंकि हम लोग अभी तक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बहुत ज्यादा नॉलेज ग्रैब नहीं कर पाए, क्योंकि पहली बार पढ़ते हैं ना, पहली बार अपने सिलेबस के अंदर क्लास 12th के अंदर आकर के देखते हैं। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में या फिर इशू ऑफ डिवेंचर्स के चैप्टर में उसका छोटा सा पार्ट एक्सट्रैक्ट हमने जरूर देखा है कि बैलेंस शीट के अंदर आप शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करोगे, चाहे वो डिवेंचर्स के केस में, चाहे आप शेयर्स के केस में। लेकिन वो छोटा सा एक ना रूप था, उसका सिर्फ दर्शन कराया गया, टीजर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आपको पता है ना। तो वहां पर टीजर था, वो सिर्फ ट्रेलर लॉन्च हुआ है और आप तब कह सकते हैं यानी कि सर पिक्चर भी बाकी है, पूरी फिल्म बाकी है। 20 नंबर यहां से गेन करते हैं बच्चे, याद रखिएगा। अभी तो आपने जो देखा है ना वो छोटा सा पार्ट है। तो यहां पर पूरे डिटेल्स के अंदर हम लोग देख करके चलेंगे कि फॉर्मेट्स कैसे बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जो कि हम लोग यहां पर बनाने वाले हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं। दूसरे फॉर्मेट्स होंगे तो सर किसके किसके होंगे, वो सारी अंडरस्टैंडिंग हम लोग करेंगे कि सर क्या यहां भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, क्या यहां भी बैलेंस शीट आएगा, या कोई और स्टेटमेंट यहां भी आएगा। यस, मुझे पता आप बड़े एक्साइटेड हो गए हो सारी कुछ जानने के लिए, लेकिन इस क्लास का उद्देश्य ही यही है कि मैं सारी बातें आपको सिखाऊं। यानी बुक जो स्टार्ट कर रहे हैं, अपना पार्ट बी जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो पार्ट ऑफ सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज की पूरी क्लास मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए। एक बार हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ जाएंगे, उसके अंदर के फॉर्मेट्स को समझ जाएंगे, उनके आइटम्स को समझ जाएंगे, फिर उनके एनालिसिस को हम लोग करना स्टार्ट करेंगे बच्चे।
तो ये लंबे चौड़े 5 मिनट के भाषण के बाद मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं आज की क्लासेस, जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद। आप सारे बच्चों को एक पीडीएफ मिल गया होगा। जिन्हें नहीं मिला हुआ एप्लीकेशन चैट पर जाएं और वहां से डाउनलोड कर ले, या मेरे व्हाट्सएप पे जाकर के वो मैसेज करें, उन्हें भी वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ पे आपको पूरी की पूरी जो आज क्लास चलने वाली है वो सेम पीडीएफ आपको ऑलरेडी सप्लाइड कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट, तो फटाफट सारे बच्चे मेरे साथ फिलहाल स्क्रीन के ऊपर आ जाए और वहां से मैं वही पीडीएफ ऑन कर रहा हूं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए है, और वहां से हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो सारे बच्चे आ जाएंगे अपने इस स्क्रीन के ऊपर, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं बच्चे, यहां पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का पूरा डिटेल्ड ब्यौरा दिया हुआ है इस पीडीएफ के अंदर। और सबसे पहले, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया कि हम लोग तब तक फाइनेंशियल डॉक्टर नहीं बन सकते जब तक सर हम लोग इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ ना लें कि बताओ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या और इसके अंदर क्या क्या आने वाला है। यस, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं बच्चे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या और इसके अंदर आने क्या वाला है। तो बड़े सिंपल लाइन में अगर हम लोग इसकी मीनिंग देखने के लिए कोशिश करें, थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी मैं आपको ले करके चलूंगा तो आपको शायद समझने में मदद मिलेगी बच्चे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर मैं इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं यहां पर कह रहा है कि इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यस, ये आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में भी सबसे ज्यादा जो कंपनी के इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, यूजर्स ऑफ जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होता है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की जानकारी और कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशंस के जानकारी। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है वो बताने का काम करता है बच्चे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मीनिंग से एक हल्का फुल्का तो जानकारी आ रहा है कि सर इसके अंदर जो भी हम लोग सीखने वाले हैं वो हमें प्रॉफिटेबिलिटी सिखाएगा कि कैसे देखना है, या उसके फाइनेंशियल पोजीशंस की जानकारी देगा। फाइनेंशियल पोजीशंस बोले बच्चे तो उसके एसेट्स लायबिलिटीज इनकी जानकारी देगा। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब आपको पता ही है, प्रॉफिट और लॉस, इन बातों की जानकारी देगा। ठीक है सर, समझ गए सर। लेकिन सर ये पता कैसे चलेगा, क्या क्या देख करके हमें समझ आएगा? तो बच्चे नीचे आप देख सकते हैं, अब मैं प्योर आपको लॉ के टर्म में बताता हूं, प्योर कानून के टर्म में बताता हूं, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, उनको लेकर के बोलता हूं। और आप देख सकते हैं यहां पर कह रहा है एज पर सेक्शन 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। यानी ये क्लियर कह रहा है, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं वो कंपनी के संदर्भ में क्या इंक्लूड करेगा, तो नीचे दिए हुए चीजों को इंक्लूड करेगा। तो हमें तो कंपनी के संदर्भ में पढ़ करके चलना है, क्योंकि पहले हमने डिस्क्राइब कर लिया कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ही पढ़ने वाले हैं। ओके सर, समझ आ गया। यानी एग्जामिनेशंस के अंदर सर क्या एक नंबर में ये सेक्शंस पूछ सकता है क्या हम लोगों से कि कौन से सेक्शंस में बच्चा? बिल्कुल बच्चे, ये डेफिनेशंस का सेक्शन है जो कि बता रहा है कि हमारे, तो आप यहां पर इस सेक्शंस को भी अपने ध्यान में रख सकते हैं। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 और 40 में है, और इसके अंदर कहता है ये चीजें इंक्लूडेड होंगी। अब आइए देखते हैं क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी, और अपने दिमाग के अंदर ये चीजें कूट करके ठूस करके भर लीजिए कि जब भी आप कंपनी के टर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। क्योंकि हम नहीं कह रहे, ये तो कानून की भाषा कह रही है, कंपनीज एक्ट कह रहा है। क्या कह रहा है कंपनी एक्ट? सबसे पहले कह रहा है कंपनी एक्ट, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट को रख रहे हैं हम लोग, यानी बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। ओके सर, बैलेंस शीट नाम पहले से सुना हुआ। दूसरा हम लोग रख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यस, पहले जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला करते थे ना, अब उसका नाम हो गया बच्चे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी अब हम लोग कंपनी के टर्म में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोला करेंगे। देखिए अकाउंट शब्द है ही नहीं, अकाउंट शब्द है ही नहीं इसके अंदर। तो ये दो तो इंपॉर्टेंट हमको समझ आ गया सर। पहले भी प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट होती थी, पहले भी स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन होता था जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की डिटेल्स को दिखाता था। अभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के अंदर भी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नाम थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बदल गया है जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, लेकिन ये दो टर्म हम पहले से सुनते आए हैं, तो इनको याद करने में हमें कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो ये दो चीज अपने ध्यान के अंदर बच्चे बहुत अच्छे तरीके से भर ले, क्योंकि आप यूज्ड टू हैं इन दोनों टर्म से। ओके सर, दो चीज तो समझ गए सर। सर थर्ड नंबर पर क्या है बच्चे? थर्ड नंबर पर है कैश फ्लो स्टेटमेंट।
ये बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसके ऊपर अलग से हमारे पास चैप्टर पड़ा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन ब्रीफली मैं बता दूं आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग कंपनी के अंदर हमारे गिवन पीरियड यानी साल भर मान सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने कैश इनफ्लो हुए यानी आए हैं और कितने कैश आउटफ्लो हुए यानी कंपनी से कैश गए, यानी कैश पोजीशंस कैसा है कंपनी का, तो वो हम लोग देख करके चलना है। बहुत डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बन रहा है जो कि हमारे सिलेबस के अंदर डिटेल में पढ़ना भी है। तो डिटेल्स में हम लोग को पढ़ करके चलना बच्चे। तो बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीन चीज बहुत डिटेल में हम लोग को पढ़नी है। आज मैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं उसके अंदर हम लोग बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के डिटेल्स को पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बहुत डिटेल में अलग चैप्टर से हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। ओके सर, समझ आ गया। और उसके बाद बच्चे चौथे नंबर पे कह रहा है, जो कि हमारे सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं बस इसे हाईलाइट कर देता हूं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, जिसके कह रहा है कि वो भी, ये भी कब दिखाने की जरूरत है, जिन कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे 12 के अंदर। जब आप 12 के आगे जाओगे, जब सीए के सिलेबस पढ़ोगे या बीकॉम के अंदर जब आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ोगे, तो उसके अंदर इसकी चर्चा बड़ी डिटेल में करनी है बच्चे। मगर फिलहाल अननेसेसरली समय कम है और समय जो भी है उसको हम लोग ऐसी चीजों पर नहीं लगाएंगे जो हमारे सिलेबस से लेना देना नहीं है, 12वीं के सिलेबस से बाहर की चीज है। तो फिलहाल मैं इसको बस एक लर्निंग मैटर आपको कह सकता हूं, ठीक है सर स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी एप्लीकेबल होगा, तो ध्यान नहीं देना है आपको इसकी किसी भी चीज को, हमारे सिलेबस से बाहर की चीज है। ओके, आगे मैं कह रहा बच्चे एक्सप्लेनेटरी नोट्स। मैं आपको बता दूं एक्सप्लेनेटरी नोट्स क्या है। कोई भी चीज जो आप बना रहे हो ना, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए नोट्स टू अकाउंट्स या नोट्स भी होंगे। तो बच्चे किसी भी चीज को जस्टिफाई करने के लिए अगर कोई बात नोट्स है कि भाई ये चीज कैसे आई है, ये चीज कैसे आई है, इसका कैलकुलेशंस कैसे हुआ है, अगर आप उसको जस्टिफाई करने के लिए जैसे पहले वर्किंग नोट्स बनाते थे, उसी प्रकार से एक्सप्लेनेटरी नोट्स अगर आप बना रहे हो तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा। यानी आप उसे ये नहीं कह सकते हो जैसे एक मेन सॉल्यूशन बनाते हो उसका वर्किंग कहते हो कि सर चलो जी वर्किंग है तो मेन सॉल्यूशन ये है, नहीं। यहां पर जब आप आएंगे तो अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कैलकुलेशंस या कुछ नोट्स टू अकाउंट्स आप आगे चल करके बना रहे हैं, तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप बना रहे हो और उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपने कुछ नोट्स रखा है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाए या कोई और पॉइंट्स आपने एक्सप्लेनेटरी नोट्स की तरीके से लिखा है, तो वो भी आप अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को जो एक्सप्लेन करने के लिए कर रहे हो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा। यानी एनीथिंग जो कि एक्सप्लेनेटरी नोट्स की तरीके से दिया गया है, जो कि कुछ जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन या समझाना या कैलकुलेशन शो करता है, तो उन सब को बच्चे हम लोग कहेंगे दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट, दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएल, दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द, मैं अलग अलग ना बोलकर के एक ही बार बोलूं तो मैं बोल सकता हूं दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख करके चलनी है बच्चे। तो अगर थ्योरेटिकली भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है, तो ये 5 चीजें आपके ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि आप लिख करके थोड़े बहुत मार्क्स आपको 1 या 2 मार्क्स में अगर पूछता है तो आप लिख सकते हो। हमारा काम क्या है, अब बैलेंस शीट, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट को परफेक्ट किया जाए। पहला टारगेट हम लोग किस पर लेकर के चल रहे हैं, तो पहला टारगेट हम लोग लेकर के चल रहे हैं अपने बैलेंस शीट के ऊपर, और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, जिसके फॉर्मेट्स को समझना बहुत जरूरी है, जिनके नोट्स टू अकाउंट्स को समझना बहुत जरूरी है, और इनके एक एक आइटम्स को लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आने वाला है इन्हीं पर बेस्ड होने वाला है। तो बच्चे आज की पूरी फोकस, पूरी एनर्जी किसके ऊपर आपको लगा करके चलनी है कि सर बैलेंस शीट का फॉर्मेट, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, और उसके अंदर प्रेजेंट की जाने वाली एक एक आइटम की सर जानकारी ऐसी दे दो ना कि बस मुंह खुले कोई चीज बोले तो हम लोग का एकदम ऑन टिप्स हो जाए, फटाफट हम लोग बताना शुरू कर दे ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, कहां रिप्रेजेंट होगा, या किस पर्पस के लिए रिप्रेजेंट होगा। ये सारी बातें बच्चे हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया कि ठीक है सर, आप मीनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बता दिए कि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने वाले इंफॉर्मेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनते हैं। कानून की भाषा में हम लोगों ने देख लिया कि भैया जो हमारा कानून कहता है कंपनीज एक्ट 2013, वो बोलता है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड देन स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, एंड देन एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट बनेंगे। और हम लोग जो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट्स के ऊपर, जो कि होगा बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। ओके स्टूडेंट, चलिए
अब आप आकर के देख सकते हैं कि सर कानून ने फॉर्मेट्स कहां बताया है। आप कहां जाकर के सर फॉर्मेट्स को ढूंढोगे? भाई कानून है, कंपनीज एक्ट है, तो उसने कहीं ना कहीं तो उन फॉर्मेट्स को बना करके दिखाया होगा ना, कहा होगा ये फॉर्मेट्स देखो जी। सर कहां पर बताया है? क्या उसके लिए कोई सेक्शन है सर? क्या उसके लिए कोई रूल है सर? या उसके लिए कोई शेड्यूल है सर? मैं आपको बता दूं, जब भी कोई फॉर्मेट्स देखने के लिए मिलेगा कानून के अंदर, तो वो शेड्यूल्स बना करके दिया करते हैं बच्चे। वो शेड्यूल बनाते हैं जिस शेड्यूल्स के अंदर कोई फॉर्म, कोई फॉर्मेट, ये सारी चीजें वो शेड्यूल, कोई भी कानून का शेड्यूल देखोगे ना तो वहीं पर वो किसी चीज की प्रारूप बना करके देते हैं। तो कंपनीज एक्ट ने भी जो आपके फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, किसके? बैलेंस शीट के और स्टेटमेंट ऑफ पीएल के, उसके लिए एक शेड्यूल बनाया है जहां पर उन्होंने उस फॉर्मेट का प्रारूप बना करके दिया। उस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट और आपके स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट बना करके दिया। अच्छा, क्या है वो शेड्यूल? तो याद कर लीजिएगा, ये भी आपके एक नंबर में आ सकता है। किस शेड्यूल में आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, किस शेड्यूल में आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट है, वो ध्यान देकर के चल रहा है। मैं आपको बता दूं, वापस से आप देख सकते हैं यहां पर एज पर कंपनीज एक्ट जो है वो क्या कहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी प्रिपेयर्ड इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाना है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो कि कहां दिया, ध्यान से देखें, कह रहा है गिवन इन शेड्यूल 3, यानी शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। तो कंपनी एक्ट ने जो शेड्यूल बनाया है बच्चे वो होगा शेड्यूल 3। तो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? कि फॉर्मेट्स कहां हैं या हमें कैसे बनाना है। तो हम लोग बोलेंगे एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो सर क्या शेड्यूल 3 में ही बैलेंस शीट भी है और शेड्यूल 3 में ही आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल है? यस, दो पार्ट उन्होंने कर दिए उसके, जिसके अंदर पार्ट 1 में उन्होंने बैलेंस शीट को बनाया है और शेड्यूल 3 के ही पार्ट 2 में उन्होंने आपके स्टेटमेंट ऑफ पीएल की फॉर्मेट्स को दिया है। बस सिंपल है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग आपके साथ चल रहे हैं कि हम लोग शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में जाकर के बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स को देखते हैं, समझते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं, ताकि ये सारा कुछ हम लोग को क्लास के अंदर ही याद हो जाए सिंपल ढंग से। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने शेड्यूल 3 के पार्ट 1 को, जो कि डिस्कस कर रहा है हमारा बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स को। आप देख सकते हैं यहां पर अपने नोट्स में जाकर के फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, और यहां पर मैं वापस से हाईलाइट कर दूं इसे, जो कि कह रहा है एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, यानी शेड्यूल 3 का ही पहला भाग है। तो पहले भाग के अंदर जो हम लोग को देख करके चलना है वो है हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट्स। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहां पे दिखाऊं, मैं कुछ आपकी पुरानी यादें ताजा कर दूं, ताकि पुरानी यादें जब ताजा होती है ना, कंपैरिजन माइंड में होता है ना, तो ज्यादा समझ आता है फिर हम लोग को देखने के लिए। बच्चे अभी तक जो आप बैलेंस शीट पढ़ करके आए होगे ना, जो अभी सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप या फिर आपका जो बना था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो आप वहां पर देखते होगे हॉरिजेंटल फॉर्मेट्स को। हॉरिजेंटल फॉर्मेट्स क्या होता है? टी शेप, जैसे आप देखते हो ना, ऐसे मैं रफली बना रहा हूं, जो अभी तक हम लोग पढ़ करके आ रहे थे। आपने देखा होगा कुछ यूं इस तरीके से हम लोग, मेरी लाइन पे ध्यान नहीं देना कि सब टेढ़ी लाइन हो रही है, आप समझने का प्रयास करना। आप इस तरीके से देखते थे अपने बैलेंस शीट को, अभी तक जो देख रहे थे। बैलेंस शीट क्या है? अभी तक आपने ये देखा है, अभी तक आपने ये देखा है। तो यहां आप कहते थे सर हमारा एसेट्स है, और यहां आप कहते थे सर हमारा लाइबिलिटीज है, ये लाइबिलिटीज होता था सर, और इसके अंदर सर हम अपने चीजों को प्रेजेंट करते थे। लाइबिलिटीज की सारी बातें इधर, एसेट्स की सारी बातें इधर, और ये सर टोटल करते थे, और ये टोटल मैच करने के बाद पार्टी भी करते थे हम लोग। ओके, तो मैच करने के बाद पार्टी अभी भी करेंगे, लेकिन ये फॉर्मेट जो होता था आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, आप जहां से देख रहे हो फॉर्मेट को, वहां से लेफ्ट हैंड साइड में आप लाइबिलिटीज देख रहे हो, राइट हैंड साइड में आप अपने एसेट्स देख रहे हो। दिस इज हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल यानी कोई चीज ऐसे लेटी हुई है, ऐसे आप देख रहे हो। लेकिन अब जो कंपनीज एक्ट में जो शेड्यूल 3 में नया फॉर्मेट्स बताया गया बच्चे, अब ये देखना, बैलेंस शीट ऐसे लेटा हुआ है ना हॉरिजेंटल फॉर्म में, यानी लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड एसेट, ये अब ऐसे ना हॉरिजेंटल से ऐसे खड़ा होने वाला है, और ये हो गया वर्टिकल फॉर्म में। यानी अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं चलेगा, ऊपर लायबिलिटी और उसी के नीचे एसेट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी अब जो फॉर्मेट्स आने वाला है, जो कि शेड्यूल 3 ने बताया है, वो वर्टिकल फॉर्मेट्स है। उसका भी मैं रफली आपको यहां पर दिखाता हूं कि कैसे अब बनेगा। वही सेम चीज आप देखना, अब जो बन रहा है, मैं एकदम रफली बना रहा हूं यहां पर, ये देखिए, ये अब आपको देखने के लिए मिल रहा है बच्चे। यहां पर अब आपको जो देखने के लिए मिल रहा है ये देखिए, यानी अब आप पहले बस इतना ही आपको दिखाना है, और उसके बाद अब आप यहां पर
लायबिलिटीज को देख रहे हैं, जो कि नाम थोड़ा सा बदलेगा, पहले सिर्फ लायबिलिटीज लिखते थे, अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोलेंगे हम लोग, अब इक्विटीज एंड लायबिलिटीज बोलेंगे। तो रफली बस देखें यहां पर, और इसके अंदर सारे लायबिलिटीज को हम लोग करेंगे, और फिर सारे लायबिलिटीज का यहां हम लोग टोटल निकाल देंगे, दिस इज टोटल निकाल देंगे। उसी प्रकार से बच्चे फिर हम लोग इसी के नीचे फिर एसेट्स देखना स्टार्ट करेंगे, एसेट्स को देखना स्टार्ट करेंगे, और फिर खूब सारे एसेट्स आएंगे, और फिर हम लोग टोटल करके यहां पर उन एसेट्स को भी दिखा देंगे। तो यहां पर और यहां पर, यानी इस बार वर्टिकली ये आपस में जब टैली करेंगे, दिस इज मैं जो स्टार बना रहा हूं, तो हम पार्टी करेंगे। अभी भी अपना काम क्या है, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज को ही मिलाना हमारा काम है, कि मिल जाए भैया तभी हम लोग के लिए पार्टी का मौका मिलेगा। यानी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज के कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आई है, बस उसके प्रेजेंटेशन में आ गई बच्चे। कल तक जो हम लोग यहां पर हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट करते थे, हॉरिजॉन्टली यहां पर देख रहे हैं आप प्रेजेंट करते थे, उसी को अब हमने ऊपर नीचे करके बच्चे वर्टिकली प्रेजेंट कर दिया। कुछ और बातें इसके अंदर चेंज आई, आप देख लो, जैसे मैंने यहां पर कहा कि सर थोड़ा सा ना नाम में इसके अंतर दिख रहा है, पहले सिर्फ लायबिलिटीज लिखते थे, अभी इक्विटी एंड लायबिलिटीज से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात इसके अंदर है कि सर आप यहां पर 2 कॉलम बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो बच्चे, मैं आपको बता दूं, अब हम लोग बैलेंस शीट के अंदर ना जो करंट ईयर का बैलेंस शीट फिगर्स होता था बस वही दिखाते थे, लेकिन अब मैं आपको आज जो फॉर्मेट्स दिखाऊंगा वहां पर मैं दिखाऊंगा आपको यहां पर करंट ईयर के फिगर्स भी दिखाने अपने बैलेंस शीट में, और आपको पिछले साल का भी डाटा अगर अवेलेबल है तो वो सारा डाटा आपको दिखा करके चलना है बच्चे, सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटीज का, इस तरीके से, यानी करंट ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का भी। ओके सर, यानी आप ये सारी बातें समझाना चाहते हो, थोड़े से फॉर्मेट्स में अंतर है, यस। और साथ साथ में मैंने एक कॉलम यहां पे नहीं खोला है, अभी मैं फॉर्मेट्स आपको दिखाऊंगा, एक नोट्स टू अकाउंट्स भी होगा, यानी ये जो सारे आप बैलेंस शीट प्रेजेंटेशंस कर रहे हो, इनके कैलकुलेशंस कैसे आए, ये कहां से आइटम्स आप लेकर के आए, तो इनको जस्टिफाई करने के लिए जो आप नोट्स टू अकाउंट्स, वर्किंग नोट्स जो बोलते थे ना, नोट्स टू अकाउंट्स कैलकुलेशंस करोगे, तो वो कैलकुलेशन जहां से आपने दिखाया उसकी नंबरिंग भी इस बैलेंस शीट के अंदर शो करनी पड़ेगी। अभी मैं जस्ट बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स को आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि मैंने आपको हल्का सा हिसाब किताब बता दिया कि क्यों चेंज और क्यों इतनी चर्चा की जरूरत है। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट से बैलेंस शीट अब वर्टिकल फॉर्मेट में आ रहा है, और कुछ उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर को रिप्रेजेंट करने वाले टर्मिनोलॉजी बदल रही है, दूसरा उसका थोड़ा प्रेजेंटेशन बदल रहा है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि अब हम लोग 2 साल के डाटास देते हैं अगर हमारे पास अवेलेबल है। एक तो करंट ईयर का डाटास दिखाएंगे पहले, और फिर साथ साथ हम प्रीवियस ईयर के भी डाटास को रिप्रेजेंट करेंगे अपने बैलेंस शीट के अंदर। तो दिस इज न्यू फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, वर्टिकल। लो जी, बैलेंस शीट खड़ा हो गया है, कल तक लेटा था, अभी खड़ा हो गया है। ओके सर, अब सर आइए साफ सुथरा बैलेंस शीट दिखाइए सर, आपका इतना इस तरीके से थोड़ी होता होगा, बढ़िया दिखाइए सर। यस, तो आप सारे बच्चे अपने नोट्स में वापस से आ जाएं, जिनको ये नोट्स मिल गया है मैं पहले ही बता चुका हूं, वेरी गुड। जिनको नहीं मिला अपने किताबों के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब बड़े सीरियस ढंग से अब आप आइए और इसके ऊपर देखिए कि फॉर्मेट्स एग्जैक्टली है क्या। आप देख सकते हैं यहां पर, आप देख सकते हैं बच्चे यहां पर कितने कॉलम खुले हैं, कॉलम छोटे छोटे कॉलम्स में मैं बात कर रहा हूं। एक देखिए यहां पर 1, यहां आपको कॉलम दिख रहा है, यहां आपको एक कॉलम दिख रहा है, 3rd नंबर पे आपको कॉलम दिख रहा है, 4th नंबर पे आपको कॉलम दिख रहा है, देख रहे हैं 4, जिसमें एक बड़ा है, फिर एक छोटा सा कॉलम है, फिर फिगर्स को रिप्रेजेंट करने वाले कॉलम है। सर सबसे पहले कॉलम्स के ऊपर बात कर लेते हैं। यस, सबसे पहले आप देख रहोगे यहां पर दे रहा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब जहां आप डिटेल्ड आइटम्स लिखोगे, जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सारी बातें लिखते थे ना, वो अब पर्टिकुलर्स के अंदर आप लिख रहे हो, इसलिए इसे थोड़ा सा बड़ा कॉलम बनाना बच्चे। ओके सर, मैं 2nd नंबर की चर्चा बाद में करूंगा। फिर मैं बात कर रहा हूं आपके जो 3rd नंबर और 4th नंबर पे वो आपके अमाउंट के कॉलम है, अमाउंट के कॉलम बच्चे। सर किस चीज के अमाउंट है सर, कौन सा बात लिखना है? तो बच्चे यही तो वो है जहां मैं कह रहा था पहला अमाउंट जो लिखना है, जो भी आप पर्टिकुलर्स में आइटम्स लिख रहे हो, एसेट्स और लायबिलिटीज लिख रहे हो, उसके जो अमाउंट लिखे जाएंगे वो यहां लिखे जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो ये आपके करंट ईयर से रिलेटेड है, करंट रिपोर्टिंग पीरियड लिख रहा है ना, यानी ये सारे फिगर्स आपके करंट ईयर वाले होंगे, यानी जो आपका इक्विटी शेयर्स या जो लायबिलिटीज या जो भी है आपका, वो इस साल का कितना है वो आपको अमाउंट्स लिखना है 3rd नंबर वाले कॉलम में, आप देख सकते हैं। और प्रीवियस ईयर वाले जो मैं अभी अभी आपको समझा रहा था कि प्रीवियस ईयर का भी फिगर्स आपको रिप्रेजेंट करना है, वो आपको 4थे नंबर पे सबसे लास्ट में जाकर के रिप्रेजेंट करना है कि उनके अमाउंट कितने हैं, जो भी आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं।
तो फॉर्मेट्स का एक ब्रीफ आप देख सकते हैं, दिस इज करेंट पीरियड से रिलेटेड एंड दिस इज आपका प्रीवियस पीरियड से रिलेटेड। तो चारों कॉलम्स के ना पर्पस समझ आ रहे हैं हमको। सर ये दूसरे नंबर पे क्या करना है, वही नंबर है बच्चे जो आपको नंबरिंग देनी है। यानी आप अगर आ रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहां पर लिखा है शेयर कैपिटल, आपने शेयर कैपिटल लिखा है, तो बताओ ना कि शेयर कैपिटल का अमाउंट आया कैसे। तो शेयर कैपिटल का अमाउंट आपको लगता है कि आपने वर्किंग नोट 1 में बनाया है, तो नोट नंबर 1 में जाकर के आप यहां पे लिखोगे, 1 में जाकर के देखो जी, नोट्स टू अकाउंट्स जाकर के आप देखो जाकर के कहां पर, अपने नोट्स टू अकाउंट जाकर के जहां हमने बनाया है। तो ये जो है सेकंड नंबर पर वो बताता है नोट नंबर, दैट इज नोट टू अकाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। तो यहां मैं लिख भी दे रहा हूं नोट्स टू अकाउंट, टू अकाउंट, यस, उसी की नंबर जाकर के आपको बताने हैं बच्चे, जो कैलकुलेशंस आपने डिटेल में किया, जो वर्किंग नोट होता था वही समझ लीजिए नोट्स टू अकाउंट्स हो रहा है। ओके सर, तो फॉर्मेट्स के पर्पस समझ आ गए सर, ये हम लोगों ने थोड़े देख लिया और हम लोग को समझ आ रहा है कि ये फॉर्मेट्स होने वाला है, यस। अब इनको डिटेल से, अब एकदम ना पैर वैर अच्छे तरीके से करके सीट बेल्ट बांध करके, मैं सीट बेल्ट उसको बोलता हूं जब हम लोग अटेंटिव होते हैं। अब अटेंटिव हो जा, लगभग 20 मिनट की क्लास निकल गई है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, तो सिर्फ और सिर्फ भूमिकाएं बनाई हैं। अब एग्जैक्टली याद करने जा रहे हैं हम लोग अपनी इस फॉर्मेट्स को। तो मैंने आपको ब्रीफ बता दिया कि 4 कॉलम में बटा हुआ है। अब इनके अंदर जो प्राइम फोकस है पर्टिकुलर्स के एरिया में आएंगे और पर्टिकुलर के एरिया में आकर के एक एक आइटम्स को समझने की कोशिश करेंगे और उनके अंदर के नोट्स टू अकाउंट्स में जाने वाले आइटम्स को भी याद करने का कोशिश करेंगे। ओके सर, फोकस्ड, सीट बेल्ट तैयार। और अब मैं डिस्कस कर रहा हूं सबसे पहले वर्टिकल फॉर्मेट्स के अंदर जो हम लोग बात करेंगे बच्चे, वो होगी लायबिलिटीज की, जो कि अभी अभी मैंने डिस्कस किया। अब हम लायबिलिटीज लिखेंगे बच्चे, तो लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यानी अब सिर्फ लायबिलिटीज का कॉलम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। 4 बार बोले इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, क्योंकि मेरा पर्पस याद कराना है आपको। ये क्लास लंबी हो जाए चलेगा, लेकिन आपको याद कराना है, यही क्लास से आपके ध्यान में भर देना है ये सारी बातों को। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज आपका पहला आ रहा है, जो कि पहले लायबिलिटी, तो ये कोई नंबरिंग नहीं है, ये हेडिंग है आपका। ओके सर, समझ आ गया। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर आप किन किन बातों को प्रेजेंट कर रहे हो, मैं 2 तरीके से इन पूरी बातों को प्रेजेंट करूंगा। एक बात को मैं बोलूंगा मेजर हेड, मेजर हेड मतलब बड़ा हेड, और दूसरी बात को मैं बोलूंगा बच्चे सब हेड, यानी उस मेजर हेड के अंदर जो छोटे हेड्स हैं उनको मैं बोलूंगा सब हेड्स। तो वापस से सुन लीजिए, मेजर हेड एंड सब हेड्स, ये 2 टर्मिनोलॉजी में प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। आप यहां आकर के देख सकते हैं बच्चे, कुछ मैंने इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर नंबरिंग की हुई है, आपके मैंने नहीं की, मतलब कानून ने नंबरिंग करके दी हुई है। आप यहां आकर के फोकस करें और देखिए, सबसे पहले आपको यहां दिख रहा है नंबर 1, जहां पर है आपका शेयर होल्डर फंड्स, जो मैंने अंडरलाइन किया है। नंबर 2 पर आप आकर के देख सकते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, दूसरे नंबर पर दिया हुआ है। तीसरे नंबर पर आप आकर के देख सकते हैं बच्चे नॉन करेंट लायबिलिटीज की बात कर रहा है। चौथे नंबर पे आकर देख सकते हैं बच्चे आपको करंट लायबिलिटीज बात कर रहा है, और इसी प्रकार का एसेट्स के अंदर भी है। तो लेट्स डिस्कस विद लायबिलिटीज फर्स्ट, देन वी विल कम ऑन टू एसेट्स। एसेट्स के अंदर भी सेम बात है, इसी तरीके से बातें आएंगी, कुछ अलग बातें नहीं आएंगी, लेकिन उनकी चर्चा पहले लायबिलिटीज कर ले, उसके बाद करेंगे। तो यहां पर जो भी नंबरिंग मैंने आपके साथ डिस्कस किया और टिक किया है, आज के बाद आप समझ लीजिए ये लायबिलिटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के मेजर हेड है, जिनकी नंबरिंग आपको यहां पर दिख रही है बच्चे। क्या है ये, मैं लिख रहा हूं, दीज आर मेजर हेड्स, इनको आप बोलोगे मेजर हेड्स। हेड्स क्या है ये, मेजर हेड्स, सारे मेजर हेड्स हैं, मेजर हेड्स। अब मैं एमएच लिख देता हूं इनके लिए, तो ये भी मेजर हेड्स, दिस इज मेजर हेड्स। तो 4 मेजर हेड्स में इक्विटीज एंड लायबिलिटीज बटी हुई है बच्चे। मेरे साथ साथ बोलेंगे कौन कौन से वो मेजर हेड है, बड़े हेड जिसको हम लोग कह रहे हैं, दैट इज शेयर होल्डर फंड। नंबर 2 पर है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नंबर 3 पर है नॉन करंट लायबिलिटीज। नंबर 4 पर है करंट लायबिलिटीज। इन सबके मतलब भी समझेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ वैसे मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन फिलहाल इनको हम लोग कह रहे हैं मेजर हेड, मेजर हेड, मेजर हेड। तो ये आपको ध्यान में रख करके चलना है बच्चे। ओके सर, समझ आ गया। अब दूसरी चर्चा मैं कर रहा हूं सब हेड्स के ऊपर, यानी इन्हीं मेजर हेड्स के अंदर आप देख रहे होगे कुछ छोटे छोटे सब हेड्स हैं। तो छोटे छोटे सब हेड्स कौन कौन से हैं सर, यानी अब शेयर होल्डर फंड्स जो कि एक मेजर हेड है, उसके अंदर में कौन कौन सी चीजें आप रिप्रेजेंट करके करोगे, यानी वो होगा
शेयर होल्डर्स फंड, मैं कलर बदल दूं, ब्लैक से कर रहा हूं, दिस इज शेयर कैपिटल, दिस इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, दिस इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो ये जो आपको दिख रहा है, जो ए बी सी करके दिख रहे हैं शेयर होल्डर फंड में, ये सारे के सारे बच्चे हैं सब हेड्स। इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग? सब हेड्स। और भाई सब हेड्स, तो इनको मैं एक बार में यहां से लेकर के यहां तक मैं कह रहा हूं, ये हैं हमारे सब हेड्स। यस, यानी जो भी एबीसी करके आपको दिख रहे हैं, नंबरिंग जो 1 2 3 नंबर में न्यूमेरिक में है, उन सबको हम लोग बोल रहे हैं मेजर हेड। और जो इनके अंदर एबीसी करके है, इनको हम लोग बोल रहे हैं सब हेड्स। तो दो पार्ट में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने पूरे पूरे आइटम्स को, मेजर हेड, सब हेड्स। ओके सर, यानी आप कह रहे हो यहां पर शेयर होल्डर्स फंड का जो कि मेजर हेड है, उसके अंदर ए बी सी करके 3 सब हेड्स हैं। यस, दैट इज शेयर कैपिटल, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड दैट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो सर सब हेड्स का काम क्या है? बच्चे सब हेड्स का यही काम है कि अगर आपको मैं पूछूं शेयर होल्डर्स फंड है कितना, मैं पूछ रहा हूं शेयर होल्डर्स फंड है कितना, तो उसके अंदर के जितने सब हेड्स है ना, यानी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इन सबको जब जोड़ोगे तो आपका पता चल जाएगा कि आपके शेयर होल्डर्स फंड है कितने। ये आपको रेशियो एनालिसिस में बहुत मदद करेगा, जो कि एक चैप्टर हमें पढ़ने के लिए। यानी एक मेजर हेड के कैलकुलेशंस के लिए आपको उसके सब हेड्स के टोटल करने पड़ते हैं। यानी ए बी सी जोड़ेंगे तो शेयर होल्डर्स फंड निकल करके आ जाएगा। सिर्फ यहां शेयर होल्डर फंड में नहीं, नीचे आइए, सेकंड वाले में कोई सब हेड्स है ही नहीं, यानी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में कोई भी आपको सब हेड्स देखने के लिए नहीं मिलेगा। थर्ड नंबर पे आ जाए, नॉन करंट लायबिलिटीज आप देख रहे होंगे बच्चे। यहां पर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एंड देन आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिख रहा है। यस, ये नॉन करंट लायबिलिटीज जो कि एक मेजर हेड है, उसके ये सब हेड्स हैं। ये सारे के सारे सब हेड्स हैं, सब हेड्स हैं, एसएच लिख रहा हूं मैं इनके लिए। अब ये जब आपको मैं बोलूं बताओ जी फर्म का टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज कितना है, तो आप कैसे टोटल करके बताओगे? आप इन्हीं ए बी सी डी जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, दैट इज अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एंड देन लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इनको जब आप जोड़ोगे तब आपका निकल जाएगा कि नॉन करंट लायबिलिटीज फर्म का कितना है। यानी सब हेड्स को जोड़ करके आप टोटल मेजर हेड्स निकाल सकते हो, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर इन दोनों की रेलेवेंस है। आप सीधे ला करके शेयर होल्डर फंड्स का टोटल नहीं लिखते हो, आप शेयर होल्डर्स फंड या नॉन करंट लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज आप मेजर हेड तो लिख रहे हो, लेकिन इनके अंदर के सब हेड्स के ही कैलकुलेशंस ला करके आप सब हेड्स के ही कैलकुलेशंस ला करके बच्चे यहां पर रिप्रेजेंट करोगे। यानी सब हेड्स के जो कैलकुलेशंस हैं उन्हें आपको ला करके अपने यहां फिगर्स वाले कॉलम के अंदर, फिगर्स वाले कॉलम्स के अंदर, चाहे प्रीवियस ईयर का है चाहे इस ईयर का है, वो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आपके लिए सबहेड्स की भी रेलेवेंस है। जहां जहां आपको सबहेड्स दिख रहा है, सारे के सारे सबहेड्स की कैलकुलेशंस को आप बैलेंस शीट्स के अंदर ला करके लिखोगे। देख रहे हो मैं सबहेड्स, यानी सिर्फ और सिर्फ मेजर हेड्स का नाम है, लेकिन रिप्रेजेंट जो हो रहे हैं फिगर वाइज, वो फिगर वाइज रिप्रेजेंट हो रहे हैं आपके सबहेड्स। लेकिन आपको मेजर हेड भी याद रखना है, आपको सब हेड्स भी याद रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, दो भाग में बांट करके, कि एक मेजर हेड है जिसको 1 2 3 4 करके हम लोग देख रहे हैं, और उनके अंदर जो एबीसीडी करके रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दीज आर द सब हेड्स ऑफ द मेजर हेड्स। ओके सर, समझ रहे हैं? यानी करंट लायबिलिटीज के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, करंट लायबिलिटीज को भी एक बार देख लीजिए आप। यहां पर है आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, दीज आर सब हेड्स ऑफ मेजर हेड्स। तो मेजर हेड इसका है करंट लायबिलिटीज, और ये सब करंट लायबिलिटीज के सब हेड्स हैं, दैट इज आप 4 सब हेड्स देख रहे हो। तो कभी भी आपको ये जरूर याद रखना है, कोई आइटम्स एग्जामिनेशन में खूब आता है, बताओ जी ये आइटम्स किस मेजर हेड का है, किस मेजर हेड का है, तब आप बोलोगे ये मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड, या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, या फिर करंट लायबिलिटीज। और अगर बोलेगा बताओ जी ये किस सब हेड्स का है, तो फिर आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आइटम मैं पूछ रहा हूं, अब बोल रहा हूं बताओ ये किस सब हेड का है, नॉन करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड है, बताओ कौन सा मेजर हेड, तो बोलोगे नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर मैं बोलूंगा बताओ ये कौन सा सब हेड्स है, तो आप चेक करोगे नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या वो आइटम लॉन्ग टर्म बोरोइंग से रिलेटेड है, क्या वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज से रिलेटेड है, या फिर वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज से रिलेटेड है, या फिर वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपको बता करके चलना पड़ेगा बच्चे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया डिवेंचर्स, आप देख रहे हो बैलेंस शीट के अंदर कहीं भी डिवेंचर सब दिख रहा है आपको कि डिवेंचर रिप्रेजेंट करना? नहीं,
नहीं रिप्रेजेंट करना। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं और आपको पहले से बता रहा हूं, डिवेंचर का नेचर होता है बच्चे नॉन करंट लायबिलिटीज। अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं करी है, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। लेकिन नॉन करंट लायबिलिटीज तो उसका मेजर हेड हो गया ना डिवेंचर का, जिसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हम लोग बोलते थे पहले, अभी नॉन करंट लायबिलिटीज हो गया वो। और अगर मैं बोलूंगा उसका सबहेड क्या है, तो बच्चे सबहेड होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। यस, वो आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अभी मैं जब आइटम्स याद कराऊंगा, आइटम्स समझाऊंगा, तब आपको पता चलेगा। तो अगर मैं डिवेंचर्स का सबहेड पूछूंगा तो आप बोलोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तब आप बोलोगे सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। यस, लेकिन मैं बोलूंगा मेजर हेड बताओ, तब आप बोलोगे नॉन करेंट लायबिलिटीज। यस, इसी प्रकार से अनेकों आइटम्स जो कि हम लोग सबहेड्स के अंदर पढ़ेंगे, उसी के लिए तो है ये नोट्स टू अकाउंट्स। ये नोट्स टू अकाउंट्स को जो आपको लग रहा होगा पता नहीं किस काम का है, नोट्स टू अकाउंट्स उसी के लिए है, उन्हीं आइटम्स के मेजर हेड और सबहेड्स को बताने के लिए, वहीं से याद करके आएंगे हम लोग और फिर ला करके यहां प्रेजेंट करते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमें सर जो नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ना है तो ये समझ करके चलना। मेजर हेड तो हम लोग को क्लियर हो गया। अगर मैं मेजर हेड बोलूं लायबिलिटीज का, अभी मैं एसेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, तो लायबिलिटीज के अगर मैं बात करूं मेजर हेड, तो शेयर होल्डर फंड आप बोलोगे, शेयर मनी पेंडिंग, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आप बोलोगे, नॉन करंट लायबिलिटीज बोलोगे, करंट लायबिलिटीज बोलोगे। ये चार हो गए मेजर हेड और उनके अंदर के सबहेड्स। तो सबसे पहले तो ये आपको याद कर लेना, मेजर हेड उसके अंदर के सबहेड्स। फिर सबहेड्स के अंदर अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, उसके लिए हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले बच्चे अपने नोट्स टू अकाउंट्स को। तो लायबिलिटीज के सबहेड्स के अंदर कौन कौन से आइटम्स आएंगे, वो बैलेंस शीट के पार्ट्स नहीं है, वो है नोट्स टू अकाउंट्स के पार्ट। वहां जाकर के हम लोग अपनी लर्निंग स्टार्ट करेंगे और सारे आइटम्स को याद करेंगे, ताकि उनके सबहेड्स पूछे तो हम बता सके, ताकि उसके मेजर हेड पूछे तो हम लोग बता सके। उम्मीद है स्टूडेंट यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि बैलेंस शीट की एनालिसिस हम लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे इन फॉर्मेट्स को समझ करके चल रहा है। फॉर्मेट्स का प्रारूप वर्टिकल हो चुका है सर, बैलेंस शीट के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी चेंज हुए हैं, लायबिलिटीज को अब हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज बोल रहे हैं सर। साथ में सर चार मेजर हेड हैं सर, और उसके अंदर एबीसी करके या एबीसीडी करके आपको सबहेड्स दे रहे हैं सर। तो वो सारी सर हम लोग पहले लर्निंग बना लेंगे। अब सर सबहेड्स के प्रेजेंटेशंस कैसे हैं, सबहेड्स के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं, वो समझाने के लिए सर प्लीज ले चलो। हम लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं सर, मुझे पता है आपके मन में ये चल रहा है सर, ले चलो नोट्स टू अकाउंट्स में और वहां से समझते हैं सर। तो बच्चे अब क्लास के अगले भाग के अंदर, मतलब अभी साथ साथ में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन सब हेड्स की डिटेलिंग्स, यानी शेयर कैपिटल के कैलकुलेशंस कैसे आएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में क्या क्या आते हैं, या नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर मैं आऊं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या क्या आएंगे, या फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या आएंगे। इन सब के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आकर के अपने डिस्कशंस, दैट इज नोट्स टू अकाउंट्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, सीबीएसई के बच्चे थोड़े से फोकस्ड हो जाए, और मैं आपको बता दूं इन मेजर हेड्स और सब हेड्स में से कुछ चीजें आपके सिलेबस की बाहर की हैं, जो कि आपसे एग्जामिनेशंस में उनकी नोट्स टू अकाउंट्स या डिटेलिंग्स नहीं पूछी जाएगी। तो बड़े खुश हो जाओ सर, शुरुआत हुआ नहीं कि इसके अंदर से कुछ डिलीटेड पोर्शंस आप बताने वाले हो। यस, तो उनकी लर्निंग आपको करने की जरूरत नहीं है बच्चे, उनको नहीं। तो मैं ध्यान से जो जो पॉइंट्स कटवा रहा हूं उनके सब हेड्स, उसके अंदर की डिटेलिंग्स, नोट्स टू अकाउंट्स आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेजर हेड्स में भी नहीं है, लेकिन मेजर हेड सब हेड्स तो याद कर सकते हैं, बस उनके हम नोट्स टू अकाउंट्स या डिटेल वर्जन नहीं पढ़ेंगे। कौन कौन सी है सर? तो सबसे पहले आप अगर आएंगे तो आप यहां पर सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज में मेजर हेड सब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में ये जो आपको सी दिख रहा है ना, सी, जिसको मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, सी जो आपको दिख रहा है, मैं स्काई ब्लू कलर से जो हाईलाइट कर रहा हूं ऊपर, सी, यहां पर स्काई ब्लू कलर से मैं जो भी हाईलाइट करूंगा वो आपको नहीं पढ़ना है बच्चे, याद रखिएगा। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर सब हेड्स है, बट उसकी डिटेल कैलकुलेशंस या डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है, तो ये आप अपने क्रॉस लगा ले, ये आपको नहीं पढ़ करके चलना है। तो मैं क्रॉस लगा रहा हूं, सी जो है शेयर होल्डर फंड के अंदर सी, तो इसकी कोई चर्चा हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं करेंगे। ओके सर, समझ आ गया, ये तो सर सबसे पहले समझ आया क्या नहीं पढ़ना है। ओके चलिए, उसके बाद से एक मेजर हेड है 2, जो कि यहां पर है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है बच्चे, इसकी भी कोई जानकारी। हालांकि मैं आपको बता दूं, इसका मतलब यह होता है कि आपने एप्लीकेशंस मनी प्राप्त कर लिया है, मगर अभी आपने अलॉटमेंट नहीं किया है, तो एक प्रकार की आपके सर पे बोझ है, लायबिलिटीज है, मगर इसके प्रेजेंटेशंस हमें एग्जामिनेशंस में नहीं पूछेगा, तो ये पूरा पूरा मेजर हेड ही कट गया।
ये पूरा का पूरा मेजर हेड ही हमने क्या किया, यहां से क्रॉस लगा लिया, स्काई ब्लू कलर से हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया। ये भी आपको नहीं पढ़ करके जाना है। तो शेयर होल्डर फंड्स मेजर हेड पढ़ना है, उसके अंदर से सिर्फ दो ही, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस की डिटेलिंग हमें करके चलनी है। ओके सर, फिर हम लोग आ रहे हैं अपने नॉन करंट लाइबिलिटीज मेजर हेड के अंदर, जिसके अंदर सब हेड है बी नंबर पर, जो कि है आपका डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज आपको सिलेबस में नहीं पूछेगा बच्चे, तो इनके भी हम लोग डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, इनके कोई भी कैलकुलेशंस या आइटम्स हम लोग नहीं करेंगे। आप सिर्फ लर्निंग कर सकते हैं कि डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नॉन करंट लाइबिलिटीज का एक सब हेड है, इतनी लर्निंग बस रखनी है आपको, इसके डिटेल कैलकुलेशंस हमें नहीं करने। आगे हम लोग चल रहे हैं। हालांकि एग्जामिनेशंस के अंदर आपको अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के ऊपर भी मना किया गया है, कहा गया है कि अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के ऊपर भी वो आपको टेस्टिंग नहीं करेंगे एग्जामिनेशन आपके सीबीएसई के गाइडलाइंस के अंदर। बट हम लोग इसको ना कर लेते हैं क्योंकि बड़ा सिंपल है, तो हम लोग कर लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, सिलेबस के अंदर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के ऊपर उन्होंने मना किया कि वो नहीं पूछेंगे आपसे। ओके सर, यानी ये भी सब हेड्स को आप कह रहे हो नहीं करना? यस, नहीं करना है। चलेंगे, बस आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि ये सब हेड आपका मेजर हेड बनता है नॉन करंट लाइबिलिटी, इनको डिटेल में नहीं करना है आपको। चलिए, इसे भी हम लोगों ने क्रॉस लगा दिया। और करंट लाइबिलिटीज के अंदर बच्चे सारा का सारा करके चलना है आपको, इसके अंदर कोई भी क्रॉस नहीं लगवा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने क्या क्या ब्लू लाइन से, स्काई ब्लू लाइन से हाईलाइट कर दिया है। इसकी डिटेल्ड नोट्स टू अकाउंट्स हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, तो ये आपके लिए मौज हो गया, इनको आप इग्नोर कर सकते हो। बस बैलेंस शीट में कैसे रिप्रेजेंट होते हैं उतना याद कर लेना, बाकी इनकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है सर। अब सर रहा नहीं जा रहा है, फटाफट चलो नोट्स टू अकाउंट्स में, जिसके अंदर आप बताओ कैसे कैसे इनके अंदर क्या क्या आइटम आ रहे हैं। तो अब बच्चे सब हेड्स की डिटेल कैलकुलेशंस के लिए हम लोग रेफर कर रहे हैं अपने नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। आइए हम लोग चलते हैं अपने नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, और ये रहा आपके लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का नोट्स टू अकाउंट्स, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आवर शेयर होल्डर्स फंड। और जितना मैंने आपको लिखा है ना रेड कलर से, जितने भी आपको दिखने वाले हैं वो सब के सब मेजर हेड होंगे आपके नोट्स के अंदर, और जो ब्लू लाइन से आपको देखने के लिए मिल रहा है, ब्लू कलर से आपको देखने के लिए मिल रहा है, उन सब को आप समझेंगे सब हेड्स। वो सब हेड्स ही है, बस डिफरेंस कलर करने के लिए मैंने लिख दिया। तो शेयर होल्डर फंड हमारा मेजर हेड है, दिस इज मेजर हेड, और इसके अंदर अब सब हेड्स हैं, उनके कैलकुलेशन सीखने, मेजर हेड के कोई कैलकुलेशंस नहीं है। ओके सर, समझ आ गया। और सबसे पहला जो सब हेड हम लोग को डिस्कस करना होता बच्चे, वो है शेयर कैपिटल। आप देख रहे होगे शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले जो आया था वो आया था हमारा शेयर कैपिटल। तो मैं आपको बता दूं, शेयर कैपिटल की डिटेल्ड प्रेजेंटेशंस जो हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में किया, सेम टू सेम वही है, 100% वही है बच्चे, उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं है, सेम। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं रेफर इशू ऑफ शेयर चैप्टर, इशू ऑफ शेयर्स। अच्छा, जो बच्चे इशू ऑफ शेयर्स मेरे से नहीं पढ़े हैं और डायरेक्टली, यानी पैराशूट स्टूडेंट जिसे हम बोलते हैं, जो डायरेक्ट उतरते हैं किसी वीडियोस के ऊपर, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप मुझे मैसेज करना, मैं शेयर कैपिटल की डिटेल प्रेजेंटेशंस वाली क्लास आपको सेंड कर दूंगा, आप वहां से देख लेना, सेम टू सेम। जिन बच्चों ने किया उनके लिए तो कुछ नहीं है, बस रिवीजन से इनके क्वेश्चंस आपको होमवर्क में जाएंगे, बट जिन्होंने किया है वो और जिन्होंने नहीं किया है वो रेफर करेंगे इशू ऑफ शेयर्स के उस लेक्चर नंबर को जिसके अंदर मैंने डिटेल प्रेजेंटेशन शेयर कैपिटल्स को पढ़ाया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं वो वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे बस मैसेज कर देना। ओके सर, समझ आ गया। अगला हम लोग चल रहे हैं अब डिटेल में करने के लिए, वो है बच्चे रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये सब हेड्स को अब थोड़ा हमने समझ करके चलना पड़ेगा। अब सर रिजर्व्स एंड सरप्लस किन आइटम्स को जोड़ करके बनता है सर, यानी इस सब हेड्स के अंदर कौन कौन से आइटम्स आ सकते हैं, उन सारे आइटम्स की लर्निंग करनी है हम लोग को, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करनी है। अब फिर मैं बताऊंगा कैसे एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कैलकुलेशन से ज्यादा लर्निंग है बच्चे इसके अंदर। ओके सर, तो इस सब हेड्स के अंदर अब हम लोगों ने एक्सप्लेनेशंस करने की कोशिश करी कि क्या क्या आ सकता है, बताओ तो क्या क्या आ सकता है। आप देख सकते हैं मैंने यहां पे लिखा रिजर्व्स एंड सरप्लस आर रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड एज, या फिर मैं कह सकता हूं ये एग्जांपल्स हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस के, जो आप याद कर लें, जो इसके अंदर आ सकते हैं। तो लर्निंग, आप, मुझे पता है कि आप लर्निंग ना 100% नहीं कर सकते, तो कोशिश करो सारी चीजें दिमाग में बस घूमती रहें, ताकि पूछे तो आपको पता चले अच्छा ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिप्रेजेंट होने वाली है। ओके सर, अब देखिए रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन कौन से, रिजर्व्स एंड सरप्लस मींस व्हाट, प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लाभ या जमा किया हुआ लाभ, यही तो हो सकता है ना प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। तो क्या क्या प्रॉफिट एंड रिजर्व सर हो सकते हैं, उनके नाम जरा दिखाना।
तो बच्चे रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन सारे ही प्रॉफिट्स, सारे ही रिजर्व्स दिखते हैं, बस उनके नाम हम एक एक बार डिस्कस कर दें ताकि आपके ध्यान में रहेगा, और कुछ को तो आप बड़े अच्छे से जानते हो। पहला जो है बच्चे वो है यहां पर कैपिटल रिजर्व। आप देख सकते हो कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है बच्चे? जो कैपिटल प्रॉफिट से ट्रांसफर करके प्रॉफिट्स को रिजर्व बनाया जाता है। कैपिटल प्रॉफिट्स कैसे होते हैं? जैसे आप कोई फिक्स एसेट्स को बेच दिए, उससे आपको प्रॉफिट हो गया, या प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, आपको याद आता होगा री इशू करते थे तो कोई प्रॉफिट होती थी, वो प्रॉफिट को उठा करके आप कैपिटल रिजर्व में भेज देते थे। है तो प्रॉफिट ही ना, है तो रिजर्व ही ना, यानी नॉर्मल रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है। जो आप बिजनेस कर रहे हो सेल्स एंड परचेज का, उस बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट नहीं है। ऐसे ही आपको प्रॉफिट हो गया कुछ संपत्ति बेचने से, जो कि आपका मेन काम नहीं है, या फिर री इशू ऑफ शेयर्स करने से, कैपिटल नेचर के वो प्रॉफिट्स हैं। तो प्रॉफिट्स तो है ना सर, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के पार्ट बनने चाहिए सर। यानी कैपिटल रिजर्व पूछे या आपसे बोले प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, बताओ कहां जाएगा, तो आप बोलोगे उसका सब हेड्स है रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसका मेजर हेड है दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट करके चलना है बच्चे। ओके सर, समझ आ गया। पहला है कैपिटल रिजर्व। दूसरी लर्निंग जो आप करेंगे वो होता है बच्चे आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है मैं आपको बता दूं, शॉर्ट में बता रहा हूं सारी चीजों को। बच्चे ऐसे रिजर्व्स हैं कि जब हम अपनी किसी सिक्योरिटीज को क्या करते हैं, रिडीम करते हैं, जैसे रिडीमिशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडीमिशन ऑफ डिवेंचर जब आप करते हो तो डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए आपको जो पैसे चाहिए होते हैं ना, आप पैसे रखते हो कि हम डिवेंचर होल्डर्स को उनको पैसे दे देंगे और अपने डिवेंचर्स को रिडीम करके लेकर के आएंगे, तो उसके लिए प्रावधान है कि आपको पहले से कुछ रिजर्व्स बनाने पड़ते हैं उन रिडीमिशंस के लिए। उसको हम लोग ऐसे, जिसको हम लोग डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी बोलते हैं, उसी प्रकार से आपको रिडीम करने के लिए अपने कुछ सिक्योरिटीज को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना करके चलना पड़ता है पहले से। प्रॉफिट्स में से निकाल करके हम लोग वो रिजर्व बनाते हैं, इसलिए वो भी प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसलिए आप आकर के देख सकते हो, उसे भी हम लोग यहां प्रॉफिट के अंदर ही रख करके चल रहे हैं। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यानी ये तो पर्टिकुलरली डिवेंचर्स के रिडम्पशन के लिए, लेकिन किसी और चीज के रिडम्पशन के लिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार के प्रॉफिट है। कोई भी रिजर्व आपको दिखे ना, शॉर्टकट में समझ लो, तो उसका सब हेड है रिजर्व्स एंड सरप्लस, मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड्स। इतना याद करके चलना है। ओके सर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, खूब खेले हो आप इसको शेयर्स के चैप्टर में और अपने डिवेंचर्स के चैप्टर में। तो कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम में बार बार कहता था ये प्रॉफिट्स होता है, प्रॉफिट्स होता है, प्रॉफिट्स होता है। यस, प्रॉफिट्स होता है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस इसका बनेगा सब हेड, और मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड। तो कई क्वेश्चन में बोल दे बताओ जी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहां दिखाओगे, तो लिखोगे सब हेड है रिजर्व्स एंड सरप्लस, मेजर हेड है शेयर होल्डर्स फंड, ऐसे बोलेंगे हम लोग। ओके सर। इसी प्रकार से आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व है, एसेट्स को या लायबिलिटीज को रिवैल्यू करने के लिए आप रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाते हो। आपको बस इतना ही समझना, रिवैल्यूएशन रिजर्व भी आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस का ही पार्ट बनेगा। ओके सर, समझ आ रहा है। किसी और प्रकार का रिजर्व जैसे कि जनरल रिजर्व आपको दिखता है, वो भी आपका प्रॉफिट ही है। तो कहीं भी आपको प्रॉफिट या रिजर्व शब्द दिख जाए ना, समझ लेना रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो लर्निंग से ज्यादा दिमाग लगाओ कि रिजर्व दिख गया, बस अपने को बोल देना है दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस सब हेड और शेयर होल्डर फंड्स मेजर हेड। तो ये सारी लर्निंग आपको चलनी है बच्चे। जो ये तो हो गए सर सारे पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, लेकिन सर जो करंट ईयर का प्रॉफिट आता है वो बच्चे, जो करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा वो कहां से निकल करके आएगा? करंट ईयर का प्रॉफिट आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो आगे चल के हम लोग सीखने वाले हैं, उससे निकलेगा। तो उसके अंदर करंट ईयर के प्रॉफिट्स के अंदर जो आप निकालोगे बच्चे, वो होता है सरप्लस, यानी आपके जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसके सरप्लस को भी आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही दिखाओगे। ये देखिए लिख रहा है ना, सरप्लस बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जो बैलेंस सरप्लस आपका आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, वो आप यहां पर रिप्रेजेंट करके चलोगे। उसके आगे की बातें आपको सारी चीजें एप्रोप्रिएशन से हैं। कह रहा है कि आप ये भी दिखा देना कि एलोकेशंस एप्रोप्रिएशन सच एज डिविडेंड, बोनस शेयर या ट्रांसफर फॉर्म रिजर्व ईटीसी कैसे आपने किया। मगर फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप अपनी इतनी लर्निंग स्ट्रांग कर लो कि आपको सरप्लस इन द, अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कह रहा है तो उसकी रिप्रेजेंटेशंस आप बच्चे ले जाकर के रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखा दोगे बस। अच्छा सर, इसके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस या डिविडेंड बांटना या बोनस से इनकी हम लोग अलग से अपने नॉलेज पर्पस के लिए क्लास कर लेंगे बच्चे। फिलहाल आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस के आइटम्स याद करने हैं, जिनका सब हेड है रिजर्व्स एंड सरप्लस, मेजर हेड है आपका शेयर होल्डर फंड। तो ये सारे प्रॉफिट्स दिख रहे हैं शॉर्टकट में। कोई भी प्रॉफिट, कोई भी सरप्लस,
कोई भी रिजर्व आपको दिखता है, आप सीधे उसे रिजर्व्स एंड सरप्लस के सब हेड में डालो और सबको टोटल करके रिजर्व्स एंड सरप्लस किसके मेजर हेड के अंदर में दिखता है, तो शेयर होल्डर फंड्स के मेजर हेड में दिखता है। बस, तो उम्मीद है ये लर्निंग आप कर लोगे बच्चे। रिजर्व्स एंड सरप्लस के इन आइटम्स को अपने ध्यान के अंदर ठूस ठूस के भर लीजिए। ओके सर, मैंने आपको पहले कहा था कि दैट इज एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं है, उसकी डिटेल्स को नहीं करना, तो मैंने यहां पर नोट्स में भी नहीं रखा, मैं सीधे अगले मेजर हेड में जा रहा हूं एंड दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, सीधे हम लोग आ गए अगले मेजर हेड में, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज। यस, दिस इज ऑल्सो मेजर हेड, ये भी हमारा मेजर हेड है और इस मेजर हेड का कई सारे सब हेड्स हैं। तो सबसे पहले वो सब हेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग को। तो यहां पर क्या है आपका सब हेड्स, और जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग। ओके सर, सब हेड्स। सर इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं सर, कुछ एग्जांपल्स बताओगे जो एग्जाम में पूछ सकता है? यस, देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ, देख सकते हैं आप बच्चे क्या कह रहे हैं यहां पर, लॉन्ग टर्म लोन्स। लेकिन मैं उससे पहले ना आपको यहां पर रीड कराना चाहता हूं, आप यहां रीड करो जो कि कह रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब होता है कोई भी पेबल्स जो ड्यू होगा 12 महीने के बाद। अपने दिमाग में अच्छे से भर लो बच्चे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी लंबे तौर पे जो आप बोरोइंग्स कर रहे हो ना, वो 1 साल के बाद या महीनों में देखें तो 12 महीने के बाद ही आपको पे करना है। 12 महीने के बाद जो भी पेबल्स हैं वो सब के सब आपके आ जाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे। तो एक हिंट दे रहा हूं मैं, हिंट दे रहा हूं आपको, तो याद कर लीजिएगा, लॉन्ग टर्म का मतलब ही होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 12 महीने के बाद। तो 12 महीने के बाद जो भी आपके पेबल्स हैं आप उन सब को रिप्रेजेंट करोगे अपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। और उसके कुछ एग्जांपल्स मैं बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये आइटम जनरली 12 महीने के बाद ही होते हैं, इसलिए इन एग्जांपल्स को हम लोगों ने रखे हैं अपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म लोन्स बोल दे, बॉन्ड्स बोल दे, डिवेंचर्स बोल दे, पब्लिक डिपॉजिट्स बोल दे, तुरंत कहना इसका सब हेड बनेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मेजर हेड बनेगा नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो ये सारे आइटम्स अपने ध्यान में रखने हैं बच्चे। या कोई भी ऐसे लिख करके दिया लोन रिपेबल आफ्टर 2 years, तुरंत समझ जाओगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग से 12 महीने बाद बोल रहा है। तो ऐसे आपको पकड़ करके चलना है, मगर फिर भी कुछ कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पे इसलिए लिखे ताकि आपके ध्यान में बैठे रहें, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस अक्सर आते हैं बच्चे। तो इनके लॉन्ग टर्म लोन्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स, इनके सब हेड्स क्या बन रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मेजर हेड क्या बन रहा है, दैट इज नॉन करेंट लायबिलिटीज। ओके सर, समझ आ गया। अगले हम लोग सब हेड्स पे चल रहे हैं एंड दैट इज बी एंड दैट इज अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। मैंने आपको कहा सीबीएसई ने अपने सिलेबस से बाहर रखा है, इसकी डिटेलिंग मना किया, मगर 1-2 बार क्वेश्चंस आए तो मैं चाहता हूं कि कुछ एग्जांपल्स इसके भी याद कर लो यार, एक ही लाइन में है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसके अंदर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको रीड करा दूं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म है मगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग से बाहर है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म, नाम ही सुनो अदर, तो क्या बोलोगे इसको, तो दैट इज सब एक कुछ एग्जांपल्स है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स। आपको पता है डिवेंचर रिडीम हो सकता है प्रीमियम पर, जो कि भविष्य की लायबिलिटीज है। अगर आपका डिवेंचर 3 साल बाद रिपे होने वाला है, रिडीम होने वाला है, तो उसके ऊपर जो आप 3 साल बाद प्रीमियम पे करोगे वो आपका आज का अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की श्रेणी में आएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार से जब आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करते हो तो वो भी आपके उसके ऊपर भी जो प्रीमियम आपको देना है बाद में रिडीम्पशन के समय, वो भी आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आएगा। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के प्रीमियम रिडीम्पशन हमें पढ़ने नहीं है, तो सिर्फ लर्निंग कर लो कि ऐसा कोई भी डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स जो कि 12 महीने बाद को रिडीम होने वाला है, उसके ऊपर अगर हम भविष्य में रिडीम्पशन प्रीमियम पे करने वाले हैं तो वो हमारा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर आज आने वाला है। बस, तो ये आप लर्निंग कर सकते हो, इसलिए मैंने छोटा सा पॉइंट तब बता दिया। ओके सर, ये भी सब हेड्स हो गया। इसके भी सब हेड्स क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, मेजर हेड क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटीज, याद रखिएगा। सी, अगले सब हेड्स पे हम लोग चल रहे हैं एंड दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रोविजंस आपको पता होगा बच्चे बनाते हैं भविष्य की योजना, जिसको हम लोग कहते थे प्रोविजंस बना रहे हो तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स की तरीके से ट्रीट होता है। बचपन में कई बार डिस्कस किया था, बहुत सारे आप प्रोविजंस याद आते होंगे, आपने बनाए हुए हैं। जैसे आप बनाते थे ना, हाँ सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो कम से कम ये तो याद आ रहा है ना। लेकिन बच्चे उसमें भी प्रोविजंस 2 तरीके से हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म्स प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो बच्चे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या है,
लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये हैं कि वो प्रोविजंस जो आप 12 महीने के ऊपर के लिए बना रहे हो, यानी जिनके इवेंट्स 12 महीने के बाद हो सकते हैं, वैसी चीजों को आप ध्यान में रख करके बना रहे हो, तो वो आते हैं आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर। अगर आपको प्रोविजंस के ऊपर क्वेश्चंस करें तो मुझे लगता है प्रोविजनिंग कितने समय के लिए करनी है उसके ऊपर जरूर आपको हिंट देगा। यानी 12 महीने के ऊपर की है तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने के नीचे की है तो शॉर्ट टर्म। मगर फिर भी अगर आपको नहीं देता है, टाइमिंग का रेफरेंस ना दे, तो कुछ एग्जांपल्स अपने ध्यान में रखिएगा। अगर वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बोलेगा तो याद रख लीजिए प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन इनके ऊपर भी अगर 12 महीने से नीचे कह देगा तो आप शॉर्ट टर्म बोल देना। लेकिन शॉर्ट टर्म पढ़ेंगे बाद में, अभी फिलहाल तो लॉन्ग टर्म पढ़ रहे हैं। या 12 महीने के ऊपर बोल दिया तो आपको लॉन्ग टर्म बोलना ही बोलना है। लेकिन अगर कुछ ना बोले, शांत रहे, तो याद रखना प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट्स, यानी एम्प्लॉइज जो बेनिफिट्स हैं, यानी उनके ग्रेजुटी, उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जनरली बहुत साल बाद रिटायर करने वाले हैं, उनके सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो आप होती है, जिनके लिए हम लोग प्रोविजंस बना करके चलते हैं, ये बड़े लंबे समय बाद आते हैं, तो इनको जनरली हम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के ही श्रेणी में रखते हैं, जब तक टाइमिंग के ऊपर कमेंट्स ना करें। 12 महीने के नीचे शॉर्ट, 12 महीने के ऊपर लॉन्ग, लेकिन टाइमिंग साइलेंट है और वो बोलता है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, बताओ जी क्या होगा, तो आप सीधे बोलो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसी प्रकार से प्रोविजंस फॉर वारंटी क्लेम्स, आपको पता होगा दुकानदार जब सामान बेचते हैं तो उसके ऊपर वारंटी देते हैं कि 2 साल 3 साल की वारंटी है, सामान खराब होगा तो हमें ला दीजिएगा। तो दुकानदार को डर भी तो होता है कि भैया ये खराब हो गया तो इसको वारंटी रिप्लेसमेंट देना होगा या वारंटी इसका रिपेयरिंग करना होगा, तो उसमें कुछ खर्चे आएंगे, तो उसके लिए पहले से प्रोविजन बना लेता है। और वारंटी भी जनरली लॉन्ग टर्म्स के लिए ही होता है। इसलिए जब प्रोविजन फॉर वारंटी बनाई जाती है, जहां कंपनी का खर्चा हो सकता है वारंटी देने में ग्राहकों को, तो वो भी लॉन्ग टर्म ही होता है। जब तक टाइमिंग के ऊपर कमेंट्स ना करें, आप प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट्स एंड प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स को जनरली आप लॉन्ग टर्म प्रोविजन के स्टडी में दिखाएं। टाइमिंग अगर बोलता है तो 12 महीने से कम वाले शॉर्ट टर्म में चले जाएंगे, लेकिन टाइमिंग ना बोले तो आप उन्हें दिखाएंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो बच्चे इस प्रकार के एम्प्लॉइज प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, अगर आपको दिखे तो इसका सब हेड्स आप बोलोगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और इनके मेजर हेड आप बोलोगे, दैट इज क्या बोलोगे मेजर हेड, दैट विल बी नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज, तो नॉन करेंट लायबिलिटीज मेजर हेड, जिसके 4 सब हेड्स थे हम लोगों ने कर लिए। द फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर वन इज नॉन करेंट अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एंड थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये सारी चीजें हम लोग को पढ़ करके चलनी है बच्चे। ओके सर, समझ आ गया। और सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के ऊपर क्योंकि हमें बात नहीं करनी है तो मैंने उसे इग्नोर करा दिया। एक और था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, उस सबहेड्स की जानकारी हमें नहीं लेनी है, बस इतना याद रखिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का जो मेजर हेड होता है वो नॉन करेंट लायबिलिटी होता है। बस इतना ही आप ध्यान में रख करके चलेंगे। ओके सर, समझ आ गया। लर्निंग करनी है बच्चे। तो ये देख सकते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज के भी हम लोगों ने सारे सबहेड्स डिस्कस किए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को इग्नोर किया हमने। ओके, अब हम लोग लायबिलिटीज के ही आखिरी मेजर हेड के ऊपर आ रहे हैं, एंड दैट इज करंट लायबिलिटीज। ये बनता है बच्चे आपका मेजर हेड। अब ध्यान से समझना, पहले ना हम लोग करंट लायबिलिटीज को पहले से जानते हैं। करंट लायबिलिटीज क्या होता है? करंट लायबिलिटीज होता है बच्चे, देखिए पहले करंट ही समझना चाहिए, तब जाकर के नॉन करंट समझ आता है। करंट का मतलब होता है ऐसे कोई भी पेएबल्स, आप देख सकते हैं मैं यहां पे गोला बना रहा हूं, जो कि 12 महीने के अंदर आपको ड्यू हो जाए, 12 महीने के अंदर, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए बोलते हैं। इसी का उल्टा होता है बच्चे नॉन करंट लायबिलिटी। ये देख रहे हो ना, नॉन करंट, यहां पर नॉन करंट हम लोगों ने, तो ये पेएबल आफ्टर जो होता है ना, पेएबल आफ्टर या पेएबल कह लीजिए या प्रोविजनिंग कह लीजिए, 12 मंथ्स वाले हैं सब। तो पेएबल और प्रोविजंस आफ्टर 12 मंथ्स वाले जो है वो सब नॉन करंट आ रहे हैं। यानी करंट की परिभाषा है 12 महीने के अंदर वाली चीजें। वैसी लायबिलिटीज जो आपको 12 महीने के अंदर हो सकती है वो करंट है। उसी का उल्टा होता है कि जब 12 महीने के ऊपर की लायबिलिटीज कोई है, 12 महीने के बाद आएगा ये बोझ हमारे सर पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट। देख रहे हो ना, करंट के बीच में आ गया नॉन, तो नॉन करंट बन गया बच्चे। तो ये फोकस हम लोग को करके चलना है कि यहां पर हम लोग नॉन करंट लायबिलिटीज इसको बोल करके चल रहे हैं। ओके सर, समझ आ गया। आप करंट और नॉन करंट के बीच के अंदर फर्क, ये 12 महीने वाला लफड़ा है सर। यस, करंट लायबिलिटीज को बहुत ही डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करके चलना है। तो करंट लायबिलिटीज हमारा एक मेजर हेड है जिसके अंदर खूब सारे सबहेड्स हैं, और जो सबसे पहला सबहेड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बच्चे हमारा सबहेड्स शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग्स का। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का, तो इस सब हेड के अंदर कैसे कैसे एग्जांपल्स आ सकते हैं सर, उसे डिस्कस करो। सबसे पहले अगर मैं शॉर्ट टर्म्स बोरोइंग बोल रहा हूं
तो जैसे लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग हम लोगों ने करा था, बिल्कुल उसी पे तर्ज पर आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स याद करके चलना है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स यानी ऐसे बोरोइंग्स जो कि कंपनी को वापस कर देने हैं, चुका देने हैं अपनी लायबिलिटीज 12 महीने के अंदर में। अब 12 महीने के अंदर में, क्योंकि करंट लायबिलिटीज से ही हम लोगों ने समझ लिया कि 12 महीने के अंदर वाली लायबिलिटीज हैं सर, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में अगर लोन्स एंड एडवांसेस आपको दे रहा है 12 महीने के अंदर वाले हैं, तो आप सीधे उसे बोल देना कि सर ये फॉल करेगा हमारे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के सब हेड्स के अंदर। ओके सर, लेकिन अगर एग्जांपल में अगर आपको खुद एग्जाम में दे दे शॉर्ट टर्म शब्द लिखा हुआ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सीधा बात है उठा करके हम लोग भेज देंगे इसे किस सब हेड में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। अगर आपको लोन रिपेबल ऑन डिमांड दे, बच्चे शब्द देखिएगा क्या लिख रहा है इसके अंदर, रिपेबल ऑन डिमांड, यानी जिसने लोन दिया है, लोन प्रोवाइडर कभी भी अपने इस लोन की वापसी मांग सकता है, तो कंपनी को तुरंत ऑन डिमांड चुकाने पड़ेंगे। तो ऑन डिमांड मतलब वो तो कभी भी हो सकता है ना, 3 महीने हो सकते हैं, 4 महीने हो सकते हैं, 5 महीने हो सकते हैं। तो ऑन डिमांड वाले को हमेशा हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के ही अंदर में रख करके चलते हैं बच्चे। तो यहां पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंडर में ही जब भी कोई लोन डिमांड पर रिपेबल होने की बात कहेगा, हम लोग डाल करके चलेंगे। हालांकि अगर आपको खुले तौर पे लिख करके दे दे 12 महीना, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। करंट लायबिलिटीज के हर लायबिलिटीज और प्रोविजन सब आपको दिखेंगे 12 महीने के अंदर वाले। ओके सर, समझ आ गया। अगर आपको ओवरड्राफ्ट्स मिल जाए बच्चे, ओवरड्राफ्ट्स क्या होता है सर? ओवरड्राफ्ट्स होता है कि जब कोई कंपनी अपने करंट अकाउंट में जितने पैसे उसके बैंक अकाउंट में है उससे अधिक विड्रॉ कर ले, बैंक से ओवरड्रॉ कर रही है, यानी उसके खाते में उतने पैसे थे नहीं मगर फिर भी उसने विड्रॉ कर लिए। तो सोचो बैंक क्या कहता होगा कि साल भर बाद आराम से देते रहना? नहीं, इस प्रकार का जितना भी ओवरड्राफ्ट होता है वो साल भर के अंदर चुकाने होते हैं। साल भर भी मैं बहुत ज्यादा समय दे रहा हूं और भी कम समय होते हैं, इसलिए कभी भी आपको ओवरड्राफ्ट जैसा शब्द दिखे आप समझ जाना ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के नेचर का है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के सबहेड्स के अंदर हम इसे दिखाएंगे। इसी प्रकार से अगर कोई आपको कैश क्रेडिट्स बोल दे तो ये ऐसे टर्म्स हैं जो आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अगर सर सिंपल लोन्स एंड एडवांसेस लिख करके दे दे और कुछ बोले ही नहीं तो कि वो 12 महीने के ऊपर का 12 महीने के अंदर का, फिर बच्चे आपके पास एजम्पशंस आ जाता है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, उसे अपने एजम्पशंस को एग्जामिनेशंस में लिख देना। लेकिन अगर वो आपको शॉर्ट टर्म शब्द का प्रयोग कर रहा है या 12 महीने के अंदर का कह रहा है, तब आप दिखाएंगे उसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। और यही चीज अगर आपको लॉन्ग टर्म बोल करके दे रहा है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस या 12 महीने से अधिक के, तो आप उसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाएंगे, जो कि अभी अभी हम लोगों ने नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर पढ़ा है। ठीक है सर, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको सिंपली ढंग से याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा बच्चे। यानी आप देख रहे होंगे जहां आपने नॉन करंट लायबिलिटीज पढ़ा उनसे मिलते जुलते ही आपके करंट लायबिलिटीज आ रहे हैं, बस वो 12 महीने से ऊपर के, यानी उनका जो टाइम ऑफ रिपेमेंट था या प्रोविजनिंग थी वो 12 महीने से ऊपर की थी, और ये 12 महीने से अंदर अंदर इन्हें पे कर देना, अपनी जिम्मेदारियों को चुकाना है हमें। तो बार बार मैं 12 महीने का रेफरेंस दे रहा हूं ताकि आपको याद हो सके करंट लायबिलिटी के टर्म में। ओके सर, अगला जो हमारा सब हेड्स आ रहा है वो है ट्रेड पेबल्स। और इस टर्म से ना आपको लगता होगा कि आप पहली बार देख रहे हो, लेकिन इनके अंदर की चीजों को मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा अरे सर ये तो अपना पुराना दोस्त है, इसको तो हम लोग पहले बहुत बार देखे हैं। यस, पहले जिसे आप क्रेडिटर्स कहा करते थे, पहले जिसे आप बिल पेबल कहा करते थे, अब वो दोनों किस सब हेड्स के अंदर नजर आएंगे? वो नजर आएंगे बच्चे आपके ट्रेड पेबल्स के अंदर। अगर आप कोई चीज है जो पेबल्स है, अगर वो क्रेडिटर है, अगर वो बिल पेबल है, तब दोनों को जोड़ करके हम लोग किस सब हेड्स में दिखाएंगे? दैट इज ट्रेड पेबल्स। तो क्रेडिटर का सब हेड क्या बना? ट्रेड पेबल्स। क्रेडिटर का मेजर हेड क्या बना? करंट लायबिलिटी। ऐसे याद करके चलना बच्चे। तो ट्रेड पेबल्स में दो ही एग्जांपल्स आपको याद करके चलने, दैट इज क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल्स। सिंपल, इसके ऊपर इससे अधिक टाइम देने की जरूरत नहीं और ये आपको फटाफट मेरे बोलते ही याद हो गया होगा। क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल्स ट्रेड पेबल्स कहलाएंगे, दोनों जोड़ करके ट्रेड पेबल्स तैयार करेंगे। ओके सर, समझ आ गया। अगर क्रेडिटर्स और बिल पेबल बोलेगा तो हम समझ लेंगे कि वो ट्रेड पेबल्स सब हेड्स में नजर आने वाले हैं। आगे चलते हैं, और आगे चलने में आता है बच्चे अदर करंट लायबिलिटीज। ये ऐसा है ना कि आपको लर्न करते 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 आप थक जाओगे और इनकी लिस्ट खत्म नहीं होती है। इसलिए इसके कुछ शॉर्टकट्स हम लोग बनाएंगे कि कैसे हम अदर करंट लायबिलिटीज को याद करें सर। यानी अगला जो सब हेड्स है वो है अदर करंट लायबिलिटीज का। लेकिन सर इसके अंदर कैसे हम लोग करेंगे? अब ध्यान से सुनना बच्चे, आपको पता है
कि 4 सब हेड्स हम लोग इसके अंदर देख रहे हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर। सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरिंग्स देखा, दूसरा ट्रेड पेबल्स देखा, तीसरा अदर करंट लायबिलिटीज है, और चौथा हम लोग आगे चलकर कभी देखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को। मैं आपको बता दूं, प्रोविजंस वाले में तो प्रोविजंस लिखे रहते हैं, बोरोइंग्स के अंदर आपको बोरोइंग्स लोन्स नेचर के नजर आएंगे। ट्रेड पेबल्स में सिर्फ क्रेडिटर्स और बिल पेबल्स ही हो सकते हैं। इसके बाद जितनी आपको लायबिलिटीज नजर आएगी ना, जितनी लायबिलिटीज नजर आएगी ना, वो सब के सब आप अदर करंट लायबिलिटीज में डाल देना। यानी अदर करंट लायबिलिटीज की लिस्ट को याद करने से अच्छा है आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स और यहां पर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस याद कर लो, और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो लायबिलिटीज बच जाएंगी छोटे टर्म वाली, वो सब का सब उठा करके आप डाल देना करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में। है तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ऊपर, लेकिन सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस वाला सबहेड याद करा दूं, उसके बाद मैं लेकर के आऊंगा और मेरे लिए आसान होगा अदर करंट लायबिलिटीज आपको याद करा पाना। तो फटाफट सबसे पहले डी में आ जाए। तो हम लोग जो अगला सबहेड्स याद कर रहे हैं वो याद कर रहे हैं बच्चे यहां पर अपने शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को, उसके बाद हम लोग अदर करंट लायबिलिटीज में आएंगे, लेकिन सीक्वेंस वही दिखाएंगे। पहले हमारा सीक्वेंस जाता है अदर करंट लायबिलिटीज का, उसके बाद आता है यहां शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस मैंने पहले भी कहा था, प्रोविजंस आपके ध्यान में खूब सारे हैं। वैसे प्रोविजंस जो 12 महीने से कम वाले हैं वो सब के सब चले जाएंगे आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। जो 12 महीने के ऊपर में है आपने देखा होगा नॉन करंट लायबिलिटीज में आपने लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में दिखाया उन्हें। लेकिन सर अगर टाइमिंग ना बताए और एग्जांपल्स कुछ ऐसे रहे जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो बस आप समझ जाइएगा ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के ही एग्जांपल हैं। प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन के प्रोविजंस आप एक साल के अंदर के लिए ही बनाते हो, तो समझ जाना आप ये आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। या कोई ऐसे प्रोविजंस जो 12 महीने के लिए या उससे कम के लिए बनाए गए हैं, आप समझ जाना बच्चे वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। अगर किसी भी चीज पर टाइमिंग लिख दे तो फिर खतरा नहीं है, तब तो हम आसानी से पकड़ लेते हैं। लेकिन टाइमिंग ना हो 12 महीने के कम या 12 महीने से ज्यादा का, तो वहां पर अगर बिना कुछ बोले अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशंस या कोई भी प्रोविजंस जो 12 महीने से कम का है दिखे, तो आप बोल दो कि भैया ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है। अगर इन्हीं को लिख करके अगर 12 महीने से ऊपर का दे दे, तो फिर आप कह देना कि भैया वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। तो सबहेड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बहुत ही सिंपल है। ज्यादातर ये दो एग्जांपल्स निकल करके आते हैं, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। देखते ही इनका सबहेड्स बता देना बच्चे, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और मेजर हेड करंट लायबिलिटी। अब मुझे लग रहा है आप याद करना और समझना शुरू कर चुके हो। अब देखो कितना सिंपल हो गया। अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज है, पैसे लिए हो किसी से, तो लोन, आपको ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट दिखा तो आपने उसे कह दिया शॉर्ट टर्म बोरोइंग सबहेड में जाएगा सर। अगर ट्रेड पेबल्स है तो दो ही चीज है सर, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल्स। प्रोविजंस है सर तो वो भी 2-3 एग्जांपल्स ही है सर, प्रोविजन शब्द लिखा रहेगा सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब इसके अलावा सर कोई अगर कम समय वाली लायबिलिटी है तो सब का सब उठा करके हम लोग कहां डाल रहे हैं सर, दैट इज अदर करेंट लायबिलिटीज में। इसका सबहेड क्या बन रहा है, अदर करेंट लायबिलिटीज। अब ध्यान देकर के समझना बच्चे, अदर करेंट लायबिलिटीज के अंदर आपको किस पर फोकस करके चलना है। कुछ ऐसे टर्म्स जो हम बचपन से देख करके आ रहे हैं और उसे लायबिलिटीज तो समझते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कोई पहली बार थोड़ी देख रहे हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो लायबिलिटी होती है। और कोई खर्चा जो इस साल का था आउटस्टैंडिंग हो गया, तो क्या 5 साल, 7 साल, 8 साल, 2 साल ऐसे करके पेमेंट करोगे क्या? नहीं। कोई खर्चा है अगर आप अभी नहीं दे पाए हो तो 2-3 महीने बाद दे देना, वो 12 महीने के अंदर ही पेड होते हैं, याद रखिएगा। तो कभी भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या कोई भी एक्रूअल्स हैं जो आपने बोरोइंग्स के ऊपर तैयार कर ली है, जैसे इंटरेस्ट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, कोई भी आउटस्टैंडिंग, तो आप सीधे उसे अदर करंट लायबिलिटीज में लेकर के जाएंगे। दैट इज अदर करंट लायबिलिटीज। हम पहले से जानते हैं करंट लायबिलिटीज है, बस इसका नेचर हम लोग अदर करंट लायबिलिटीज में डालें। क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को सोच के देखो, क्या ये प्रोविजंस लग रहा है? नो सर। क्या ये ट्रेड पेबल्स है? नो सर। क्या ये लोन्स एंड एडवांसेज है? नो सर। तो बचा कौन? अदर करंट लायबिलिटीज। तो बहुत आसान होगा इस तरीके से याद करना। इसी प्रकार से अगर आपने किसी से एडवांस इनकम ले लिया है, वो भी लायबिलिटी होती थी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। किसी से एडवांस इनकम ली हो तो क्या आप अगले साल एडजस्ट कराओगे? नहीं, आप इसी साल उसको एडजस्ट करेंगे, 12 महीने के अंदर आप उसको एडजस्ट करा लेंगे। ओके सर। कुछ टर्म्स जो आप पहली बार सुनते हो उसे लर्न करना पड़ेगा, जैसे अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड्स। सर ये क्या होता है? मैं आपको बता दूं, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है अपने शेयर होल्डर्स को उस प्रॉफिट का हिस्सा देती है, जिसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड्स। तो प्रॉफिट का ही नाम बदल जाता है इसके अंदर, डिविडेंड्स। जो आज तक आप देखते थे मालिकों को प्रॉफिट में हिस्सेदारी दी जा रही है,
वही चीज कंपनी के टर्म में डिविडेंड्स बोलते हैं। अच्छा सर, एक बार कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया कि मालिक को इतना डिविडेंड जाना है, तो जब तक वो डिविडेंड चला ना जाए बच्चे, वो कंपनी के सर पे लायबिलिटी है, क्योंकि घोषित हो चुका है कि मालिक को इतना डिविडेंड जाना है, डिक्लेयर्ड डिविडेंड्स। और डिक्लेयर्ड डिविडेंड जब तक अनपेड है, वो कंपनी के लिए क्या है, लायबिलिटी, और वो है आपके शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, जिसको हम लोग रख करके चल रहे हैं अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। अगर अनपेड है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी, और अगर डिक्लेयर करने के बाद मालिक खुद अभी तक क्लेम नहीं किए हैं कि लाओ जी मेरा डिविडेंड्स दो, यानी अनपेड डिविडेंड्स बोले या मालिकों ने अभी तक क्लेम नहीं हुआ है जिसे हम अनक्लेम्ड डिविडेंड बोलते हैं वो बोले, दोनों के दोनों आपके किस नेचर में फॉल कर रहे हैं, अदर करेंट लायबिलिटीज के सबहेड्स के अंदर फॉल कर रहे हैं। तो सिंपल है, इसे भी आप याद कर लेंगे। ओके, अगला जो कि जहां पर हमें दिमाग लगाना है, कहता है बच्चे रिफंडेबल एप्लीकेशन मनी। आपको पता होगा एप्लीकेशन मनी जो एक्स्ट्रा आ जाते थे शेयर्स के चैप्टर में या डिवेंचर्स के चैप्टर में, तो उनको अगर रिफंड करना है तो आप रिफंड करने के लिए 1 साल से अधिक का समय नहीं ले सकते, आपको 1 साल के अंदर ही रिफंड करना होता है। तो बच्चे वो आपका होता है रिफंडेबल एप्लीकेशन मनी, भी लायबिलिटी है भाई। उसको आप शेयर्स नहीं देना चाहते हो, डिवेंचर्स नहीं देना चाहते हो, या एक्स्ट्रा पैसा लियो, वापस करो ना उसका, तो उसको भी हम लोग लायबिलिटीज में दिखाते हैं। दैट इज करंट लायबिलिटी के अंदर मेजर हेड इसका बनेगा करंट लायबिलिटी, और सब हेड बनता है अदर करंट लायबिलिटीज, क्योंकि बाकी कहीं पे जाने लायक नहीं है ये। ओके सर, उसके बाद से है, मैं अभी 6 नंबर पे बाद में आऊंगा, मैं सबसे पहले 8th पे आ जाता हूं। कोई और पेबल्स अगर आपको 12 महीने के अंदर करना है, कोई और पेबल्स जो कि ऊपर आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में नहीं आ रहा है, आपके शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में नहीं आ रहा, अगर वो आपके ट्रेड पेबल्स में नहीं आ रहा, और लेकिन वो 12 महीने के अंदर ही पेबल है, तो सीधे सीधे ला दो, एक ही जगह बन रहा है अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज में दे दो। ओके सर, समझ आ गया। अब यहां पर ना 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसका बहुत डिटेल्ड में एनालिसिस हम लोग करेंगे, और ये बहुत अंडरस्टैंडिंग है, यानी सबसे आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। आपको 6ठे और 7वें नंबर पर ना ये दिख रहा है, एक है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और एक है आपका अनपेड लायबिलिटीज। बच्चे इसको बहुत ध्यान से देख करके चलना, ये दोनों दिखने में बड़े सिंपल लग रहे हैं लेकिन इनके मतलब बड़े दूर तक निकलते हैं। मैं आपको बताता हूं, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, सर इसके अंदर एक टर्म आ गया लॉन्ग टर्म। सर लॉन्ग टर्म करंट लायबिलिटीज में कैसे आएगा? लॉन्ग का मतलब ही होता है सर नॉन करंट। समझना बच्चे, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोई तुम्हारी, ध्यान से सुनना, कोई ऐसी लायबिलिटी थी ही जो लॉन्ग टर्म थी, जैसे मान लो आज कंपनी ने लोन लिया है कि हम 3 साल बाद रिपे करेंगे। ध्यान से सुनना, अगर कंपनी ने, मैं यहां पर बोल रहा हूं, अगर कंपनी ने, एग्जांपल मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं, मान लो कंपनी ने एक लोन लिया है, लोन रिपेएबल आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। तो आज मान लो ले रहा है, आज मान लीजिए टुडे, तो मैं बोल रहा हूं आज के लिए अगर मैं इस लोन का नेचर पूछूं कि बताओ जी इस लोन का नेचर क्या है, इस लोन का नेचर क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका नेचर है नॉन करंट लायबिलिटी का। यस, इसका नेचर है नॉन करंट लायबिलिटीज का। ओके, इसका नेचर आपने कहा मेजर हेड है नॉन करंट लायबिलिटीज सर, और इसको सर हम दिखा देंगे लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स के अंदर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोचना बच्चे, ये 3 साल बीतते बीतते मान लीजिए 1 साल बीत गया, 1 साल है तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लेकिन 1 साल बीत गया, दूसरा साल बीत गया, अब आ गया तीसरा साल। अब सोचो कोई तो वर्ष आएगा जिसके अंदर ये लायबिलिटीज को रीपे करना पड़ेगा, यानी जैसे ही वो वर्ष आ जाएगा जिस वर्ष में इसे आपको रीपे करना है, और वहां खड़ा होकर के अगर मैं आपसे पूछूंगा बताओ जी ये वाली लायबिलिटी कब चुकानी है, 3 साल पहले था वो कि 3 साल बाद देना है, 2 साल पहले क्या हो गया था, 2 साल बाद देना है, लेकिन अब वो वर्ष अगर आ गया है जिसमें आपको ये पे करना है, तो वहां बोलोगे इसी वर्ष पे करना है, इसी वर्ष पे करना है। यानी आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म से कहीं ना कहीं इस साल पे होने वाली लायबिलिटीज में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही वो वर्ष आ जाएगा जिस वर्ष में आप इसे पे करने वाले। इसी को कहते हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी वो लायबिलिटीज जो कल तक लॉन्ग टर्म थी लेकिन अब वो इस वर्ष पे होने वाली है, वो अब मैच्योर होने वाली है इस वर्ष, तो उसको हम लोग कहते हैं करेंट मैच्योरिटीज। थी वो लॉन्ग टर्म
लेकिन अब इस वर्ष पे होने वाली है, तो अब वो हो गई करंट मैच्योरिटी। यानी हम लोग अपने बैलेंस शीट के अंदर पिछले 2 साल से जिस चीज को लॉन्ग टर्म दिखा रहे थे, अब उसको वहां से चेंज करके हम लोग इस वर्ष करंट लायबिलिटीज में लेकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि अब वो इस वर्ष पे होने वाली है। ऐसी लायबिलिटीज को हम लोग बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और इस वर्ष के लिए इसका कैटेगरी हम लॉन्ग टर्म से निकाल करके ले आएंगे करंट लायबिलिटीज में, और उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे बच्चे हम लोग दिस ईयर। वो चला जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज में। अब आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अदर करंट लायबिलिटीज में चला जाएगा, यानी कल तक जो लॉन्ग टर्म था वो अगर अब पे होने वाला है, जिसकी अब समय सीमा 12 महीने से अंदर की हो गई है, लेकिन कभी तो वो समय आएगा ना जब रिपे करना है। तो कल तक वो लॉन्ग टर्म में दिखता था, लेकिन अब वो दिखेगा करंट में, वो भी किस सब हेड्स के अंदर? नॉन अदर करेंट लायबिलिटीज। मैं फिर से बोल दूं, अदर करेंट लायबिलिटीज के श्रेणी में, और इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे करंट मैच्योरिटीज। ओके सर, यानी था लॉन्ग टाइम लेकिन इस बार अब पे करना है। यस। और दूसरा है बच्चे अनपेड मैच्योर लायबिलिटीज। ये वो लायबिलिटीज हैं जो मैच्योर्ड हो चुकी हैं, जो होनी है नहीं, जो एक्चुअली हो चुकी हैं, और आप कह रहे हो आज दे देंगे कल दे देंगे। यानी ये भी हो सकते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, कोई से भी, ये भी लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म थे लेकिन उनका ड्यू डेट आ गया है और आप पे नहीं किए हो, तो जैसे ही ड्यू डेट आ गया और आप पे नहीं किए हो, तो ये भी आपके ये भी लायबिलिटीज आपके अब करंट लायबिलिटीज के अंदर फॉल करना स्टार्ट कर देंगे। यानी वैसा लॉन्ग टर्म जो 12 महीने के अंदर अब पे करना है, कल तक वो 3 साल था, फिर 2 साल था, लेकिन अब 12 महीने के अंदर है, उसको हम बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसे हम कल तक लॉन्ग टर्म में दिखाते थे, अब हम उसे अदर करंट लायबिलिटीज में, यानी करंट लायबिलिटीज के मेजर हेड में, और सब हेड होगा हमारा अदर करंट लायबिलिटीज। और जो मैच्योर्ड हो ही गया है, तो मैच्योर्ड हो गया है तो चाहे वो शॉर्ट टर्म रहा हो चाहे वो लॉन्ग टर्म रहा हो, मैच्योर्ड हो गया तो हर हालत में वो हमारी लायबिलिटीज अब करंट लायबिलिटीज हो गई। और किस सब हेड में? अदर करंट लायबिलिटीज में। तो बच्चे अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी चीज मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मगर फिर भी अगर आप लायबिलिटीज पकड़ रहे हो तो सोच लो ना, कहीं नहीं गया तो अगर वो शॉर्ट टर्म नेचर का है, कहीं नहीं गया तो निकल करके आएगा अदर करंट लायबिलिटीज। बच्चे इस वीडियोस को एक बार नहीं कई बार देखो, एक बार नहीं कई बार देखो, तब जाकर के आपको समझ आएगा और याद होगा कि हमें कौन सी चीज कहां दिखानी है। इन सारे डिस्कशंस के बाद इसी नोट से आपको लर्निंग करनी है, मेजर हेड, सब हेड। एक बार फिर से मैं आपका क्विकली रिवीजन करा दूं, आप फटाफट आ जाएंगे अपने मेन फॉर्मेट्स के अंदर, जिसके अंदर आज हम लोगों ने डिस्कस किया है अपने फॉर्मेट्स को। और फॉर्मेट्स आप देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज के ऊपर ही हम लोगों ने चर्चा करी है, जिसमें आप देख सकते हैं शेयर होल्डर्स एक मेजर हेड है, जिसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर सब हेड्स आता है हमारा शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो हमें पढ़ करके चलना, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। ओके सर। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आप आएंगे, जो कि आपको मेजर हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर सब हेड में आपको पढ़ना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को भी हमने अपनी जानकारी के लिए पढ़ लिया है। ओके सर। अगला जो हमारा है वो है, मैं कलरिंग भी कर दूं इसका, अगला जो है हमारा वो है करंट लायबिलिटीज, और इसके अंदर हमारा मेजर हेड बनता है करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर सब हेड्स बनते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और इनके आइटम्स को भी सर नोट्स टू अकाउंट्स में हमने बड़े डिटेल में पढ़ लिया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ऐसे ही एक क्लास और करेंगे हम लोग अपने एसेट्स को समझने के लिए। आप देख सकते हैं नीचे एसेट्स तैयार है, मुझे भी डिस्कस करो, मुझे भी डिस्कस करो, जो कि अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं, आप अच्छे से बच्चे इसे बहुत बढ़िया से रिवाइज कर लेना अगली क्लास देखने से पहले, ताकि सारे आइटम्स आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। मैं होमवर्क आपको व्हाट्सएप के जरिए भेजूंगा, आपको मैसेज के जरिए भेजूंगा। इस जितने टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़ा है, इससे रिलेटेड जितने भी होमवर्क्स होंगे मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भेज दूंगा, और आपको उन होमवर्क को भी ट्राई करना है। अगर आपको डाउट होगा, उसके बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर आपको डाउट निकलता है, तो पता है आपको एप्लीकेशन चैट पे आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप चैट पे मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे
लाइव क्लास डिस्कशंस के बाद हर दिन जो हम लोग डाउट सेशंस करते हैं उसमें जुड़ सकते हैं। यानी अगर आपकी इच्छा शक्ति हुई तो फिर ये टॉपिक याद होने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एसेट्स के पूरे डिटेल्ड नोट्स टू अकाउंट्स को। तब तक टाटा बाय बाय, लेकिन उम्मीद है आप रिविजन्स करके आएंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।